हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। ये सब्जेक्ट हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर भी है एंड यही सब्जेक्ट हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सिक्स्थ के अंदर भी है। दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है क्योंकि दोनों का ही सिलेबस क्या है, एकदम सेम है। तो इसका सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं, यानी इसकी यूनिट्स को देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी यूनिट्स हैं और किस टाइप से हमारे एग्ज़ाम में इन यूनिट्स में से क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कला विधा के रूप में सिनेमा और उसकी सिद्धांतिकी का हमें परिचय देना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि सिनेमा के अंदर आखिर कला का महत्व क्या होता है, कला है क्या चीज़। ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम जिस तरीके से मनुष्य पहले रहा करते थे पहले के समय में, एंशिएंट टाइम में, उस तरीके से आज नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर लिया है, विकास कर लिया है। मानव सभ्यता का अब क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। जिस तरीके से लोग पहले खाया करते थे, रहा करते थे, जिस तरीके से कपड़े पहना करते थे, उन सारी चीज़ों में अब क्या आया है, बदलाव आ चुका है। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है ज़्यादा, लोगों ने क्या है, नए नए आविष्कार करे, उससे टेक्नोलॉजी आई और नए नए इन्वेंशन हुए, तो हमारी पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो गया। तो कला क्या है, कला का संबंधी किससे होता है, सर्जन से होता है। सर्जन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि हम जब कोई भी चीज़ को इन्वेंट कर रहे हैं, यानी उसका आविष्कार कर रहे हैं, नई चीज़ को ला रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो अगर हमारे अंदर वो स्किल है, हमारे अंदर वो कौशल है, तो जब भी हम किसी भी चीज़ का क्या कर सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे कहा गया जो मनुष्य है उसने आरंभिक समय से, यानी शुरू से ही क्या करा है, सृजनात्मकता का परिचय दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ है हमारा यहाँ पर कि मनुष्य ने हमेशा शुरू से ही नए नए आविष्कार करे, नए नए खोजें करी, जिससे क्या हुआ, मानव सभ्यता का विकास होता चला गया धीरे धीरे। उसके अंदर क्या थी, वो कला थी, वो स्किल थी, वो पोटेंशियल थी, जिस वजह से वो ये सारी काम को कर पाया। ठीक है, अब हमें इसको सिनेमा के रूप में बताना है कि सिनेमा के अंदर कौन कौन सी कलाएँ आती हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे बताया गया है, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, मनुष्य संकुचित विचारों से ऊपर उठ जाता है। जब हमारे को शिक्षित किया जाता है, हमारे अंदर नए नए स्किल्स जब डेवलप्ड होती हैं, नए नए कौशल आता है जब हमारे अंदर, तो क्या होता है, जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, पहले वो क्या थी, वो संकुचित थी, यानी वो बहुत ज़्यादा सीमित थी। बट जब हमारे अंदर जब डेवलपमेंट होता है तो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसका भी क्या होता है, विकास होता है, वो भी डेवलप्ड होती है और हम और अच्छी तरीके से, खुले विचार तरीक़ों से हम अलग अलग चीज़ों को सोच पाते हैं, समझ पाते हैं और भी अच्छी चीज़ों को कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पहले इंट्रो देना है हर क्वेश्चन के अंदर। इस नोट्स के अंदर आपको अच्छी तरीके से फॉर्मेट वाइज सब कुछ समझा रखा है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में उसका परिचय देना है, देन एंडिंग में उसका निष्कर्ष लिखना है, और बीच में जो पूरा पार्ट रहेगा हमारा, वो जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है, जो भी बात पूछी गई है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी उसको हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सिनेमा कई कलाओं की समुचित विधा है, यानी उस सिनेमा का अंदर क्या है, अलग अलग विधाएं होती हैं, अलग अलग कलाएं होती हैं। जैसे क्या क्या हम देख सकते हैं, उसके अंदर नृत्य होता है, गीत होता है, संगीत होता है, अभिनय होता है, चित्रकला होती है, मतलब अलग अलग तरीके की हम क्या कह सकते हैं, कलाएं होती हैं। इन सभी से मिलकर हमारा पूरा सिनेमा बनता है। सिनेमा आज के दौर का एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है। जो सिनेमा जो है आज के समय का, आधुनिक समय का हमारा, आप कह सकते हो बहुत अच्छा माध्यम है, जनसंचार का कह सकते हैं हम, मनोरंजन का कह सकते हैं हम, अलग अलग तरीके का हमारा बहुत अच्छा माध्यम माना जाता है क्या, सिनेमा। ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का इंट्रो। देन अब हमें ये बताना है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आपको सबसे पहले टॉपिक लिखना है, कला विधा के रूप में सिनेमा और सिद्धांतिकी। इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको सिर्फ उनको डिस्क्राइब करना है, सिंपल, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको नोट्स में समझाया गया है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कला अपने यथार्थ व व्यापक रूप में एक ऐसा मानवीय प्रयत्न है। कैसा मानवीय प्रयत्न है, इसके अंदर आप ये बता सकते हो कि जैसे कला के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, अभी सिनेमा के अंदर कौन कौन सी कला है, नृत्य, संगीत, गीत, चित्रकला। अगर आपके अंदर इसमें से कोई भी कला आपको आती है, आपको नृत्य करना अच्छा लगता है, संगीत करना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा क्या आता है, आनंद आता है, मज़ा आता है हमें। जैसे कि किसी को गाने सुनना पसंद है, गाने सुन सुनकर काम करना, तो उसको अंदर उसको आनंद मिल रहा है। डांस करना किसी को अच्छा लगता है तो वो डांस करता है अपनी खुशी के लिए, चाहे वो खुशी थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो खुशी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, जितने भी हमारे दुख हैं मनुष्य के जीवन में, दुख तो ज़रूरी होता है, किसी का अलग दुख है, किसी का अलग दुख है, मतलब सबके जीवन में अलग अलग तरीके की परेशानियाँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं। दुख और दाह का निरसन व निराकरण कला की साधना के द्वारा आसानी से
हो जाता है। मतलब जो दुख का निवारण हो सकता है वो किसके द्वारा हो जाएगा आसानी से? कला के द्वारा। जो भी कला हमें अच्छी लगती है, हम अगर उसको करते हैं या उसको देखते हैं तो उससे हमें आनंद मिलता है और वो हमें अच्छा महसूस करवाती है। आगे क्या है हमारा कि सिनेमा कई श्रेष्ठ कलाओं का एक मिश्रण रूप है। मतलब सिनेमा के अंदर अलग अलग तरह की, हम कह सकते हैं, कलाओं का मिश्रण है, मिक्सचर है। उसके अंदर, सिनेमा के अंदर हम देखते हैं संगीत भी होते हैं और नृत्य भी होता है, यानी डांस भी होता है, मूर्ति शिल्प यानी अलग तरीके की मूर्तियाँ भी बनाई जाती है, कहानी होती है, इतनी अच्छी कहानी लिखना भी एक कला हो गया हमारा। तो अलग अलग कह सकते हो कलाओं का क्या होता है, उसके अंदर मिश्रण होता है। कला की अनुभूति से होने वाले सौंदर्य बोध या आनंदानुभूति के लिए 3 माध्यम हैं। मतलब कि कला के अंदर 3 माध्यम बताए गए हैं जिसके द्वारा हमें आनंद मिलेगा और वो उसकी सुंदरता भी बढ़ जाएगी। वो क्या है? सबसे पहला है हमारा शब्द, रूप और नाद। इन तीनों के मिलने से ही क्या हो जाता है, सिनेमा की जो अभिव्यक्ति है और सुंदर तरीके से निखर कर सामने आती है। जैसे सिनेमा के अगर कहानी जो है, शब्द जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, डायलॉग्स अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, तो वो मूवी क्या है, बहुत ज़्यादा हिट जाएगी। उसका रूप बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है, जो भी उसका चित्रण करा गया है उस मूवी के अंदर वो बहुत सुंदर है। उसके पात्र वगैरह अच्छे चुने गए हैं। नाद का मतलब होता है, आप कह सकते हो नृत्य वगैरह, आप कह सकते हो ध्वनि कह सकते हो। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अगर अच्छी तरीके से डाली गई हैं किसी भी मूवी के अंदर, वो मूवी बहुत अच्छी जाती है। आगे हमारा जो 4th पॉइंट है वो क्या है, सिनेमा आज एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुका है। यानी सिनेमा के अंदर जो कला वगैरह है उसकी वजह से सिनेमा की जो आप कह सकते हो स्टेटस है, उसकी जो ऊंचाई है बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ चुका है। सिनेमा को कला के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम और पूर्व के मिले जुले प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि सिनेमा के अंदर पहले इस तरीके की कला वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब ये कलाओं का डेवलपमेंट हुआ है, इसका विकास होता चला गया, नई नई टेक्नोलॉजी आती चली गई, पश्चिम और पूर्व के मिले जुले प्रयासों की वजह से इसकी भूमिका जो है और ज़्यादा बढ़ती चली गई। सिनेमा के अंदर जो भी कलाओं को हम देखते हैं, सिनेमा आज के दौर का एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है, क्योंकि सिनेमा के अंदर हमें काफ़ी सारी अलग अलग कलाओं को देखने को मिलता है। इसलिए जो सिनेमा जो है आज के समय में कला का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। ठीक है, सिनेमा बुनियादी रूप से समाज से अलग नहीं है, क्योंकि समाज से कैसे अलग नहीं है, सिनेमा के अंदर वही सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि वुमेन्स के साथ क्या क्या होता है, क्या कौन से अत्याचार करे जाते हैं, उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, या सच्ची घटनाओं पर आधारित मूवी बनती हैं। अलग अलग प्रथाएं जो भी चल रही होती हैं समाज के अंदर, उनके ऊपर मूवी दिखाई जाती है ना। तो सिनेमा जो है कहीं ना कहीं समाज से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। कला के उत्कृष्ट की अभिव्यक्ति के लिए उसमें अपने दौर का समाज किसी ना किसी रूप में क्या होता है, व्यक्त हुए बिना नहीं रह सकता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, समाज में जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, जैसे जैसे कस्टम चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को क्या सिनेमा के द्वारा लोगों के सामने पेश किया जाता है, एक कला के माध्यम से हम कह सकते हैं। सिनेमा कला की सबसे बड़ी विशेषता है यही है कि वह अपने समाज की तत्कालीन प्रभाव को क्या करता है, चित्रित करता है या लोगों के सामने दिखाता है। ठीक है, जो भी प्रथा वगैरह चल रही होती है, चाहे आप कह लो जैसे ड्रग्स का हो गया, हमारा मामला हो गया, उसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, किस तरीके से ड्रग्स वगैरह बेचे जाते हैं और लड़कियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है समाज के अंदर, उसके ऊपर मूवीज़ बनाई जाती है। एजुकेशन को लेकर मूवीज़ बनाई जाती हैं, है ना। तो जो भी समाज में चीज़ें चल रही होती हैं उसी के ऊपर क्या होती हैं, मूवी बनाई जाती हैं और लोगों के सामने उसको पेश किया जाता है। सिनेमा क्या करता है, एक बार में ही करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि सिनेमा को सिर्फ 1 या 2 जने नहीं देख रहे हैं। यानी जो मूवी जो आई है उसको सिर्फ गिने चुने लोग नहीं देखते हैं, उसको लोग जो है पूरे भारत के अंदर करोड़ों लोग देखते हैं, और वो उसके द्वारा जो भी संदेश दिया गया है वो सभी लोगों के पास एक बार में पहुंच जाता है। यानी हम कह सकते हैं जनसंचार का हमारा काफ़ी अच्छा माध्यम माना जाता है क्या, सिनेमा। ठीक है, इस तरीके से इसके 6 पॉइंट हो गए। यहाँ पे आपको निष्कर्ष दे रखा है, तो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे नोट्स में दिखा रखा है कैसे आपको लिखना है। इजी लैंग्वेज दे रखी है, आपको आसानी से पढ़ने में एक बार में समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा के उद्भव और विकास का हमें परिचय देना है। इसके अंदर इस क्वेश्चन में आप जब इंट्रो लिखोगे तो आप सिंपल यही लिख सकते हो कि जो सिनेमा है हमारे पूरे विश्व भर में देखा जाता है। हर घर में आप देखते हो कि मूवीज़ को देखा ही देखा जाता है। ठीक है, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो इंडिया की बाहर की बात हो। विश्व के अंदर जितनी भी मूवीज़ बनाई जाती हैं अलग अलग जगहों पर, उसमें सबसे पहला स्थान भारत का आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं।
और हम ये भी जानते हैं कि जो सिनेमा है वो हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है। कैसे? क्योंकि सिनेमा के अंदर वही सब दिखाया जाता है जो हमारी संस्कृति है। जैसे भारत के अंदर कोई मूवीज़ बन रही है तो ऐसा तो नहीं है जो बाहर का कल्चर है, फॉरेनर का जो कल्चर है वो दिखाएंगे। जैसे हमारी संस्कृति है, जो हमारी वेशभूषा है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं, वही उसी के ऊपर क्या होता है, हमारी मूवीज़ बनती हैं। आगे हमारा क्या है, कोई कला व्यापक स्तर पर प्रभावित कर पाई है तो वो क्या है, हमारी सिनेमा है। जैसे हम सभी जानते हैं सिनेमा के अंदर अलग अलग तरह की कलाओं का मिश्रण होता है। उसके अंदर हम देखते हैं उसमें लिखने की कला है, उसमें डांस की कला है, उसके अंदर और गाने की कला है, उसमें अभिनय करने की कला है। अलग अलग कलाओं का मिश्रण है सिनेमा के अंदर। पूरी मूवी कला के द्वारा ही बनाई जाती है। अगर उसके अंदर कला ही नहीं होगी, उस लोगों के पास अगर स्किल नहीं होगी तो सिनेमा नहीं बन सकता, यानी मूवी नहीं बन सकती है हमारी। तो सिनेमा के अंदर जो जितनी भी कलाएं हैं उसने बहुत व्यापक स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास। यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आप एक हेडिंग बना दो कि देन उसको एक्सप्लेन करोगे। इसके अंदर आप क्या बताओगे? जैसे हम जानते हैं जब सिनेमा का जब विकास हो रहा था उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी टेक्नोलॉजी थी, जो भी प्रौद्योगिकी थी, उसके ही आधार पर क्या होती थी, मूवीज़ का आप कह सकते हो यानी फिल्म का निर्माण होता था। इन सभी टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रौद्योगिकी के ही कारण क्या हुआ, जो सिनेमा है हमारा पूरे दुनिया के अंदर इतनी तेज़ी से फैल पाया और वो जनसंचार और मनोरंजन का आप कह सकते हो सबसे अच्छा माध्यम बन पाया, यानी सशक्त माध्यम बन पाया। इसके द्वारा, सिनेमा के द्वारा क्या होता है, लाखों लोगों के पास एक साथ मैसेज पहुंच जाता है। यानी जो भी उस मूवी का मेन मोटिव होता है, जो भी उसके अंदर समाचार है, वो एक साथ लोगों का तक पहुंच जाता है। और ये मनोरंजन यानी इंटरटेन का भी आप कह सकते हो काफ़ी अच्छा माध्यम माना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि सिनेमा जब बनना स्टार्ट हुआ था, यानी स्टार्टिंग जब हुई थी मूवीज़ को बनाना, तो उस समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया। तो उस समय में कैसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता था, मूवीज़ को कैसे बनाया जाता था, उन सबको हम इस क्वेश्चन के अंदर जानेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा। भारतीय सिनेमा के अंतर्गत भारतवर्ष में निर्मित सभी फिल्में आती हैं, यानी भारत के अंदर जितनी भी फिल्में बनाई जाती हैं, चाहे उसकी भाषा कोई भी हो, तो वो सब किसके अंदर आएंगी, हमारी भारतीय सिनेमा के अंतर्गत आएंगी। ठीक है। पहली भारतीय फिल्म कौन सी रही है, हमारी राजा हरिश्चंद्र। ये हमारी पहली भारतीय फिल्म रही है, जो कौन सी भाषा में लिखी गई है, वो हमारी मराठी भाषा के अंदर लिखी गई है। और वो फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी, दादा साहब फाल्के के द्वारा ये हमारी मूवी बनाई गई थी 1913 के अंदर। भारतीय महाकाव्यों के आधार पर ये बनाई गई थी। ठीक है। भारत के अंदर जितने भी महाकाव्य रहे पुराने समय में, जो भी मूवी बनाई जाती थी वो धार्मिक कथाओं, इन पे भगवान के ऊपर, इन सारे टॉपिक के ऊपर मूवीज़ को बनाया जाता था। ठीक है। और मूवी के अंदर यानी फिल्मों के अंदर जो महिला का जो किरदार है वो भी कौन निभाया करते थे, पुरुष निभाया करते थे। क्योंकि उस समय में महिलाओं के पास इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो मूवीज़ में जाके काम कर सकें, क्योंकि ये एक गंदा काम समझा जाता था उस समय में। बट आज ऐसा नहीं है, आज काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुका है पूरे सोसाइटी के अंदर, पूरे समाज के अंदर। हम जानते हैं फिल्म जो है भारतीय सिनेमा का इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि हम इससे फिल्मों के द्वारा क्या देख सकते हैं कि भारत के इतिहास को भी समझ सकते हैं कि भारत पहले कैसा हुआ करता था और किस तरीके से अब वो पूरा तरीके से चेंज हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं जो भारतीय सिनेमा रहा है हमारा पूरा, वो एक मील का पत्थर साबित हुआ है। 1917 के बाद युवा निर्माताओं ने सिनेमा में भारतीय सामाजिक जीवन और सभ्यताओं को समाहित करना शुरू कर दिया था। यानी जब अलग अलग निर्देशक आना शुरू हो गए, सिनेमा को बनाने लग गए, मूवीज़ को बनाने लग गए, तो उन्होंने क्या करा, भारतीय सामाजिक जीवन यानी जो भारत के जो लोग हैं उनका जिस तरीके का सामाजिक जीवन है उस पे आधारित जो है फिल्में बनाने लग गए। जो भी हमारी सभ्यताएं रही हैं उस पे आधारित मूवीज़ को बनाना शुरू कर दिया था। बहुत जल्द ही क्या हुआ, वैश्विक बाजार और दर्शक भारतीय सिनेमा से रूबरू होने लग गए थे। यानी वो अब सिनेमा यानी भारतीय सिनेमा को जानने लग गए थे, क्योंकि जिस तरीके से इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ को बनाया जा रहा था, इसलिए क्या हुआ, अब सिर्फ भारत में नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी यानी वैश्विक बाजार के रूप में भी भारतीय सिनेमा को जाना जाने लग गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवाद बोलती फिल्मों की शुरुआत। जो ये हमारी पहली फिल्म रही थी राजा हरिश्चंद्र, ये एक मूक फिल्म थी, ये भी आपको याद रखना है। उस समय में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है। इसलिए वो एक क्या थी, एक मूक फिल्म थी, जिसके अंदर क्या था, संवाद को सुना नहीं जा सकता था। ठीक है। लेकिन जब पहली हमारी बोलती फिल्म बनी, उसके बाद क्या हुआ, सभी लोग संवाद, जो भी उसके अंदर मूवीज़ के अंदर डायलॉग बोले जाते हैं, वो सब लोग सुन सकते थे। ठीक है। पहले लोग सिर्फ मूवी को देख रहे थे,
अब जब धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ने लग गई, प्रौद्योगिकी आने लग गई, तो इससे क्या हुआ, मूवी के अंदर आप कह सकते हो, सिनेमा के अंदर आप कह सकते हो डेवलपमेंट यानी विकास होना शुरू हो गया था। संवाद में जो पहली बोलती फिल्म बनी थी वो हमारी कौन सी थी, आलम आरा। ये हमारी भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी, जो कब प्रदर्शित हुई थी, हमारी 14 मार्च 1931 के अंदर ये इसको मूवी को रिलीज करा गया था, ठीक। और इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो प्रसिद्धि कमाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, मूवीज़ के अंदर, फिल्मों के अंदर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगी थी, गिरावट आ गई थी, क्योंकि युद्ध चल रहा था पूरे विश्व के अंदर। इसी वजह से मूवीज़ बनना बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर क्या हुआ, आधुनिक भारतीय फिल्म उद्योग का जन्म 1947 के आसपास हुआ था। 1947 के बाद ही भारतीय फिल्मों ने आप कह सकते हो रफ्तार पकड़ी, और इसके बाद अच्छी अच्छी मूवीज़ का निर्माण होने लगा, और आधुनिक भारतीय फिल्म यानी उस समय की जो तत्कालीन स्थिति है उसके ऊपर मूवीज़ को बनाया जाने लगा। श्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं जैसे सत्यजीत रे और बिमल राय ने क्या करा था, फिल्म बनाई, और फिल्म ने निचले वर्ग के अस्तित्व और दैनिक दुखों पर केंद्रित थी। जो भी उन्होंने फिल्में बनाई वो किस पे आप कह सकते हो केंद्रित थी, जो उस समय के जो निचला वर्ग था, उनका दैनिक जीवन किस तरीके था, उनका दुख क्या था, उसके ऊपर वो मूवीज़ को बनाया गया था। जो कौन कौन बनाया करता था उस समय में, सत्यजीत और बिमल राय ने बनाई थी। जिस तरीके की समाज के अंदर प्रथाएं चल रही थी, जैसे वैश्यवृत्ति हो गया, दहेज प्रथा हो गया, ये सारी जो प्रथाएं चल रही थी उसी के ऊपर क्या होता था, मूवीज़ को बनाया जाता था। आगे क्या है हमारा, 1960 के दशक में नए निर्देशक जैसे ऋत्विक घटक, मृणाल सेन और अन्य लोगों ने क्या करा, आम आदमी की वास्तविक समस्याओं पर जोर दिया। आप समाज के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी मेन परेशानी क्या है, मतलब कि सभी लोगों को कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है, उस समस्याओं को क्या करा, मूवी के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 1960 के दशक में ऐसा होना शुरू हुआ। तो ये पूरा क्या चल रहा है हमारा, उसका उद्भव और विकास चल रहा है हमारे सिनेमा का। 1950 और 1960 के अंदर क्या हुआ, भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय में जो भी मूवी बनी वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, उन्होंने सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि पाई। उस समय के जितने भी कलाकार रहे थे वो बाहर की कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते थे, उनकी कलाकारी को, उनके जो भी नृत्य वगैरह होता था, उनका जो अभिनय होता था वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था बाहर के देशों में भी। उस समय के जैसे कौन कौन आप कह सकते हो फेमस एक्टर रहे थे, जैसे दिलीप कुमार जी हो गए, मीना कुमारी हो गई, मधुबाला हो गई, नरगिस हो गई, नूतन हो गई, देवानंद हो गए, ये सारे आप कह सकते हो कौन थे हमारे, राज कपूर जी हो गए, ये सारे उस समय के फेमस एक्टर और एक्ट्रेस थी, ठीक है। बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का आगमन 1970 के दशक में हुआ था। और जब मसाला फिल्में बनने लगी, क्योंकि ये जो 1960 के दशक में बन रही है, 1950 के दशक में, वो सारी मूवीज़ ऐसी बन रही हैं जो लोगों की समस्याओं पर आधारित हैं। अब मनोरंजन के ऊपर जब फिल्में बनना स्टार्ट हुई वो 1970 के दशक में उसका आप कह सकते हो स्टार्टिंग हुई थी। उस समय के जो फेमस अभिनेता और अभिनेत्री थी वो कौन कौन से थे, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, ये सारे आप कह सकते हो कि हमारे फेमस अभिनेता और अभिनेत्री हुआ करते थे। सबसे प्रमुख सफल निर्देशक मनमोहन देसाई को कई लोगों ने मसाला फिल्मों के जनक, आपका जनक का मतलब क्या होता है, पिता के रूप में माना है, ठीक है। जिन्होंने सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई मनोरंजन के ऊपर और मसाला फिल्में बनाई और उसका निर्माण करना स्टार्ट करा, वो कौन थे, हमारे मनमोहन देसाई जी थे। इन्होंने ही इसकी स्टार्टिंग करी थी। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित फिल्म शोले ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की बल्कि अमिताभ बच्चन को क्या बना दिया, सुपरस्टार बना दिया, ठीक है। जो शोले मूवी आई थी जब, उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी, यानी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी ये मूवी। इस मूवी ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि ही नहीं पाई थी बल्कि अमिताभ बच्चन को क्या बना दिया था, एक सुपरस्टार बना दिया था, ठीक है। इस मूवी से जो अमिताभ बच्चन जी हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, उनकी एक्टिंग को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था लोगों के द्वारा, ठीक है। 1980 के दशक में कई महिला निर्देशक भी आई, उन्होंने भी मूवी को बनाना स्टार्ट करा था। शुरू में महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी, ना ही वो मूवीज़ को बनाया करती थी और ना ही मूवीज़ के अंदर काम क्या करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हुई और फिर उन्होंने महिलाओं को भी रखना स्टार्ट कर दिया, महिला भी हीरोइन बनकर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1990 के दशक में जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, जूही चावला, इन सभी ने क्या करा था, इन सभी कलाकारों ने
फिल्मी दुनिया को एक अलग रूप दिखाया। ठीक है, इनकी फिल्मों को भी लोगों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। अब उनके प्रदर्शन को और अच्छा दिखाने के लिए अब अलग अलग टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाने लग गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट 1990 के बाद से टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा खासा विकास हो चुका था। अब मूवीज़ काफ़ी अच्छी बनाई जाने लग गई थी, उद्योगों को उन्नत के शिखर पर पहुंचा दिया था। ठीक है, क्योंकि जो उद्योग है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तो इस तरीके से देखो, अलग अलग समय में अलग अलग फिल्में आई और अलग अलग अभिनेता और अभिनेत्री रहे, उनके द्वारा जो भी काम किया गया वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इस तरीके से जो हमारा पूरा भारतीय सिनेमा है उसका विकास होता चला गया। ठीक है, और जब 1908 के अंदर जब भारतीय फिल्म बनाई गई, वो उद्योग स्तर के लिए यानी व्यापार स्तर के लिए भारतीय फिल्में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, और जो AR रहमान है उनको अकादमिक पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, अलग अलग फिल्मों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। इस तरीके से भारतीय सिनेमा के अंदर जैसे हो गई शोले मूवी हो गई, और मदर इंडिया हो गई हमारी, और मुगले आजम हो गई, इस तरीके की मूवीज़ बनाई गई जो बहुत ज़्यादा पसंद करी गई थी उस समय में भी, और आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, सिनेमा क्या है। हिंदी फिल्मों की विषयवार कोटियों के बारे में हमें सुविस्तार से उस पर ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, विषयवार कोटियों के अंदर यही आएगा कि जो हिंदी फिल्में रही हैं उसका आखिर विषय क्या रहा है, किस किस विषय के ऊपर हमारी मूवीज़ को बनाया जाता था, यानी फिल्मों को बनाया जाता था शुरू से लेकर अभी तक में, हमें ये बताना है। इसके इंट्रोडक्शन में आप सिंपल यही लिख सकते हैं, जो हमारा सिनेमा क्या है, एक मुख्य माध्यम है हमारा मनोरंजन का। इसके द्वारा लोग क्या होते हैं, एंटरटेन होते हैं, और ये हमारे को सूचना भी प्रदान करता है, और इसके द्वारा हमें शिक्षा भी मिलती है। तो यानी ये सूचना और शिक्षा देने का भी माध्यम है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम अपना हिंदी फिल्मों की जो विषयवार कोटियाँ रही हैं। ठीक है, अलग अलग विषयवार कोटियाँ रही हैं, अलग अलग विषयों पर मूवीज़ को बनाया जाता था। तो हिंदी फिल्मों की जो विषयवार कोटियाँ हैं उसको देखते हैं हम। विषयवार कोटियाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्म जो है कौन से विषय पे बना करती थी शुरू से। तो इसका पहला पॉइंट हमारा क्या है, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक फिल्में। यानी पहले के समय में दो तरीके की फिल्में बना करती थी, एक थी हमारी धार्मिक पौराणिक और दूसरी थी हमारी ऐतिहासिक फिल्में। जो हमारे दादा साहब फाल्के थे, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई थी 1913 के अंदर, सबसे पहली फिल्म मूक फिल्म थी ये। उनका यही मानना था कि अगर हम धार्मिक पौराणिक फिल्म बनाते हैं, यानी धर्म से रिलेटेड फिल्म बनाते हैं, जो भी जैसे राम के ऊपर, सीता के ऊपर, भरत के ऊपर, इस तरीके की अगर हम मूवी बनाते हैं तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे और हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी और मूवी जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखने आएंगे, क्योंकि उस समय के लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे। अगर उस समय में मार धाड़ वाली फिल्में बनाते तो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। लोग बहुत ज़्यादा सादा जीवन जिया करते थे, इसलिए उन्हें जो धार्मिक पौराणिक जो कथाएँ थी, जो शुरू से हम कथाएँ सुनते आ रहे हैं, उसके ऊपर जब मूवीज़ बनाई जाती थी तो वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी और लोग मूवीज़ को देखने जाया करते थे। आरंभिक समय में ऐसे हुआ करता था। और उस समय के भक्ति आंदोलन के अंदर जितने भी हमारे संत वगैरह, कवि वगैरह जुड़े थे, उनके जीवन के ऊपर मूवीज़ बनाया करती थी, वो भी लोगों को पसंद आया करती थी। जैसे हमारे कबीर हो गए, तुलसीदास जी हो गए, संत ज्ञानेश्वर हो गए और मीराबाई हो गई, अलग अलग जो भी हमारे संत वगैरह रहे हैं, कावित्री रही हैं, उनके ऊपर भी मूवीज़ को बनाया जाता था, वो भी लोग काफ़ी पसंद करा करते थे। ठीक है, यहाँ पे भी बताया गया रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक जितने भी हमारे चरित्र रहे हैं, उनके ऊपर भी मूवीज़ को बनाया जाता था। ठीक है, और ऐतिहासिक के अंदर हमारा क्या आएगा, ऐतिहासिक फिल्में जो होती थी हमारी वो दो तरीके की होती थी। ठीक है, दो तरीके कैसे, एक होता था हमारा ऐतिहासिक चरित्रों, घटनाओं पर आधारित होती थी। ठीक है, जो भी हमारे पुराने यानी ऐतिहासिक जो भी हमारे चरित्र रहे हैं, यानी जो कैरेक्टर रहे हैं, उनके ऊपर और उनकी घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाया करती थी। और दूसरा पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक कल्पना पे आधारित, यानी इतिहास में इस तरीके की घटना घटी होगी, यानी वो कल्पना कर रहे हैं, वो सच्ची में हुआ है या नहीं हुआ है ये किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ कल्पना के ऊपर मूवी बना रहे हैं। तो इसलिए वो क्या हो गया हमारा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्मों में, जैसे कि हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं, मुगले आजम हो गई, बेजुबारा हो गई, आषाढ़ हो गई, इस तरीके की हो गई फिल्में हमारी जो हैं वो कौन सी थी, ऐतिहासिक कल्पना पे आधारित फिल्में थी। शतरंज की खिलाड़ी होगी, पद्मावत होगी, ये फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहीं और ये सारी फिल्में हमारी कौन सी थी, ऐतिहासिक फिल्में रही थी। आज़ादी से पहले जो भी हमारी मूवी बनाई जाती थी, जैसे अनारकली, मुगले आजम, ताजमहल, शाहजहां, ये जो भी मूवी है वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दरार आ गई है उसको ख़त्म करना और भाईचारे का संदेश देना, इन मूवी का यही काम था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, यानी
दूसरा विषय क्या माना गया हमारा, हिंदी सिनेमा में प्रेम संबंधी फिल्म, यानी प्रेम के ऊपर फिल्म बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि एक लड़का होता है, एक लड़की, यानी नायक और नायिका के बीच में जो प्रेम होता है उससे रिलेटेड मूवी बनाया करती थी। ठीक है, जैसे कि वो दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनके बीच में क्या क्या समस्याएं आएंगी, लोगों से कैसे कैसे समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, और एंड में जाके वो मिल ही जाते थे। तो इस तरीके की मूवी बना करती थी। नायक और नायिका के मिलन में ये खलपात्र बाधा बनकर उपस्थित होते थे, यानी जो आप कह सकते हो विलन जो है वो उनके सामने आते थे, और वो क्या है अलग अलग उनको चुनौतियां दिया करते थे, लेकिन एंड में क्या होता था, वो लोग क्या होते थे, मिल जाते थे, और उनका क्या होता था, उस मूवी का डी एंड जो होता था बहुत ज़्यादा सुखद होता था, मतलब डी एंड काफ़ी अच्छा होता था। ऐसा नहीं है कि वो दोनों बिछड़ गए, कई सारी मूवी ऐसी बनी है जिसमें बिछड़ गए, कई सारी मूवी ऐसी बनी है जिसमें मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो मूवी बनती थी वो सुखद फिल्में बनती थी। आगे है हमारा खलनायक या खलनायिका। खलनायक और खलनायिका मूवी में ये होता है कि जो बुराई का जो प्रतीक होता है मूवी के अंदर, जिसको विलन दिखाया जाता है, उसको पराजित करके, यानी उसको हराकर फिर जो नायक और जो नायिका है वो एक दूसरे से मिल जाते हैं और बहुत अच्छी उसकी एंडिंग हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके से अलग अलग प्रेम कथाओं के ऊपर हम कह सकते हैं मूवीज को बनाया जाता था। प्रेम संबंधों पे भी सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं का असर होता था। जो भी प्रेम के ऊपर जो भी मूवी बनती थी उससे भी हमारे जो सामाजिक संरचना है उस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। प्रेम के बीच धर्म, जाति, आर्थिक, सामाजिक हैसियत का भी असर होता था। यानी जैसे कई मूवी में आपने देखा होगा कि लड़का लड़की को अगर प्यार हो गया है तो उनके बीच में जाति धर्म आ रहा है, या किसी में ऐसा होता है कि लड़का ज़्यादा अमीर है, लड़की गरीब है, या लड़की अमीर है, लड़का गरीब है। इस तरीके की जो समाज में जो भी स्थिति है, जो भी आप कह सकते हो परिस्थितियाँ होती हैं, उसी पे आधारित जो है मूवीज़ को बनाया जाता था। जैसे मुगले आजम में ये होता है ना, जो सलीम है वो क्या है, अकबर का बेटा है, यानी वो शहंशाह बनने वाला है, लेकिन जो अनारकली है वो क्या है, कनीज़ है। कनीज़ कौन होती हैं, जो महलों में डांस वगैरह करा करती थी राजा को मनोरंजन करने के लिए, तो वो कनीज़ थी वहाँ की, और सलीम जो था वहाँ का आप कह सकते हो अकबर के बाद बनने वाला राजा था पूरे हिंदुस्तान का। ठीक है, और उन दोनों को प्रेम हो जाता है, तो आप कह सकते हो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और समाज की वजह से वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके की जो मूवीज़ हैं वो बनाई जाती थी। आगे जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा, सामाजिक यथार्थ संबंधी फिल्में। सामाजिक यथार्थ आधारित फिल्में जो कौन सी हुआ करती थी, जो समाज के अंदर जो भी कुप्रथाएं चल रही हैं उससे संबंधित जो मूवी बनाई जाती थी वो कौन सी होती थी हमारी, सामाजिक यथार्थ, यानी समाज के अंदर जो प्रथा चल रही है उसकी सच्चाई को दिखाने वाली फिल्में। प्रत्येक तरह के सिनेमा का यथार्थ से वैसे ही संबंध होता है जैसे कि साहित्य रचनाओं का होता है, क्योंकि समाज के अंदर जो चल रहा है उस समय जो भी साहित्य लिखे जा रहे हैं उससे भी पता चलता है, और सिनेमा जो जिस समय की बनी है उस समय में जो जिस तरीके का समाज है वो हम सिनेमा से भी पता कर सकते हैं। समाज सुधार संबंधी फिल्में, यानी समाज में किस तरीके का सुधार किया जा सकता है उस पर आधारित फिल्में बनाया करती थी। जैसे मूवी बनी थी एक हमारी अछूत कन्या। अछूत कन्या यानी एक जो थी वो लड़की जो थी वो दलित युवती थी, यानी वो दलित वर्ग की थी, और लड़का जो था वो ब्राह्मण परिवार का था। उन दोनों में प्रेम हो जाता है, तो ये उस समय में बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्राइम के रूप में माना जाता था कि ब्राह्मण लड़का और दलित लड़की एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। उनकी जाति अलग है, उनका रहना खाना पीना सब अलग है, तो इस वजह से वो गलत समझा जाता था। तो वो समाज के अंदर इस तरीके का सुधार लाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, प्यार किसी की जाति धर्म इस चीज़ को देखकर नहीं होता है। ठीक है, ये वो लोग ऐसा आप कह सकते हो संदेश देना चाहते थे मूवीज के द्वारा। आगे हमारा सामाजिक जागरूकता से संबंधित कई फिल्में हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस समय में लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए मूवीज को इस तरीके से बनाया जाता था ताकि लोगों में क्या आ सके, जागरूकता आ सके। जो ब्राह्मण और दलित के बीच में जो भी ये आप समझते थे कि ये अछूते हैं या इनको यहाँ नहीं आना वहाँ नहीं जाना, इस तरीके की जो भी प्रथा चल रही थी उन सबको क्या करा, उन्होंने विरोध करा, गलत ठहराया, और उसके ऊपर मूवीज़ बनाई ताकि लोगों को समझ में आए कि जो हम ये सोचते हैं जो भी हम करते हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं। आगे हमारा है ग्रामीण यथार्थ संबंधी फिल्में। अब ग्रामीण यथार्थ संबंधी फिल्मों में किस तरीके की मूवी बना करती थी, जो ग्रामीण परिवार के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके सामने उनके जीवन के अंदर कौन कौन सी परेशानियां आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिनका वो
सामना करते हैं, उस विषय के ऊपर भी फिल्में बनाई जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जातिवाद और दलित यथार्थ संबंधी फिल्में। जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में भी पढ़ा कि जो ब्राह्मण और जो दलित वर्ग है उसको माना जाता था वो चीज़ गलत है, उन दोनों में प्रेम नहीं हो सकता। और जो समाज के अंदर जैसे कि कहा जाता है जो जो निचली जाति के जो लोग हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते, वो कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोकबंदी थी। तो इस वजह से मूवीज़ बनाई जाती थी लोगों को जागरूक करने के लिए। और जाति पात गलत है, दलित मानना, निचला मानना, ऊंचा अपने आप को मानना, ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि जैसे हम सभी जानते हैं कि जो कर्म है, जो इंसान का जो कर्म है वो उसको ऊंचा उठाते हैं, या ये नहीं कि अगर हम ऊंची जाति में पैदा हुए हैं तो उससे हम ऊंचे हो जाते हैं। हम कर्म से ऊंचे होते हैं, ना कि अपनी जाति वगैरह से हम ऊंचे होते हैं। ठीक है। संप्रदाय, सद्भाव और हिंदू मुस्लिम संबंधी फिल्में जो बनी थी उस समय में, जो संप्रदाय यानी जो मुस्लिम को पूरी तरीके से आप कह सकते हो डिनोट करती है मूवी, पूरी उसके अंदर जो मुस्लिम कल्चर दिखाया गया है वो कौन कौन सी मूवीज़ हैं हमारी बनी है। मुगले आजम हो गई, चौदहवीं का चांद हो गई, बरसात की रात, मेरे महबूब, पाकिज़ा, उमराव जान, ये अलग अलग जो है फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुई थी उस समय में। उन्होंने पूरे जो मुस्लिम कल्चर है उस चीज़ को दर्शाया था। फोर्थ पॉइंट है हमारा देशभक्ति और राष्ट्रवाद संबंधी फिल्में। इसके अंदर हमारा क्या है, औपनिवेशिक दौर में यानी जब अंग्रेज़ों का जब हम पे शासन था उस समय में ये मुमकिन नहीं था कि हम देशभक्ति के ऊपर मूवी बना सकें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो वो गलत माना जाता, क्योंकि हम उस समय अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इसलिए हम उनके विरुद्ध में कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। बाद में क्या हुआ, जिन जिन ने आज़ादियों की लड़ाई लड़ी थी, अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी के अंदर शामिल करा था, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे उनके ऊपर उनका संघर्ष के लेकर कई सारी मूवीज़ को बनाया गया, जैसे क्रांति, जुनून, लगान, शहीद, ये काफ़ी सारी ऐसी मूवी हैं जिनको बनाया गया, जिनको देखकर हम अपने अंदर देशभक्ति ला सकते हो। और हमें इन सारी मूवीज़ को देखकर हमारे अंदर देशभक्ति तो जगेगी ही जगेगी, और साथ में हमें अपने देश से जो प्रेम है वो भी ज़्यादा उमड़ कर सामने आएगा। ठीक है। जैसे मंगल पांडे हो गए, लक्ष्मीबाई हो गई, भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सूर्य सेन, महात्मा गांधी, ये जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके ऊपर भी कई सारी फिल्में बनाई गई थी। ठीक है। आगे हमारा स्त्री केंद्रित फिल्में। स्त्री केंद्रित फिल्में में यह आएगा जो नारियों की कैसी स्थिति थी उस समय के अंदर, पहले समय में आपकी स्थिति कैसी है, और उन सारे टॉपिक के ऊपर मूवीज़ को बनाया जाता था। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा जीवनी परक फिल्में। जीवनी परक के अंदर फिल्म में यह आएगा कि जो खेल कूद से जुड़ी हुई जो मूवी हुआ करती थी वो, जैसे कई लोग जो हैं पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, या साथ साथ ऐसा तो पढ़ाई में भी अच्छे हैं, उनको खेलना मिलना भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो जिन्होंने हमारे खेल के द्वारा भारत को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है। जैसे ओलंपिक वगैरह के अंदर मेडल वगैरह जीत के लाए हैं। रियल स्टोरीज को लेकर भी मूवीज़ को बनाया जाता था। जैसे आप अभी करंट में देख लो कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उनके ऊपर MS धोनी बनी थी, ऐसी जो हल्का भाग मूवी बनी थी हमारी। ठीक है। और मैरी कॉम मूवी बनी हमारी, विजेता रही थी जो हमारी बॉक्सर मैरी कॉम ओलंपिक के अंदर, उनके ऊपर मूवी बनी। खेल कूद के अंदर जितने भी भारत के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए जो लोग, उनकी स्टोरीज को मूवी के द्वारा लोगों के सामने पेश किया गया। ठीक है। इस तरीके की अलग अलग तरीके की मूवीज को बनाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये हिंदी सिनेमा की विषयवार कोटियाँ हैं। इन सारे विषयों पर मूवीज बनाई जाती हैं और यही लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। जैसे प्रेम के ऊपर बनाई जाती है, संप्रदाय के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, देशभक्ति के ऊपर, ठीक है, स्त्रियों के ऊपर, एंड जो हमारा है क्या है, जीवनी परक फिल्में होती हैं वो। इस तरीके की अलग अलग मूवीज़ को बनाया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिनेमाई भाषा में प्रकाश संयोजन और बैकग्राउंड साउंड के महत्व को समझाइए। इसके अंदर हमें प्रकाश संयोजन का आखिर क्या महत्व होता है सिनेमाई की, यानी सिनेमा की भाषा के अंदर, और बैकग्राउंड साउंड का क्या महत्व होता है। सिनेमा के अंदर सिनेमाई भाषा में कई सारे तत्व हैं, जैसे कैमरा एंगल, फोकस, मूवमेंट, है ना, अलग अलग तरीके के क्या है इसके सिनेमाई भाषा के हम कह सकते हैं तत्व हैं। लाइटिंग, ध्वनि, ये सारे क्या हैं इसके तत्व हो गए। उन्हीं में से एक हमारा है प्रकाश संयोजन और दूसरा है हमारा बैकग्राउंड साउंड। सिर्फ इन दोनों को हमें इस वाले प्रश्न के अंदर बताना है। अब सबसे पहला हमें यही बताना है प्रकाश संयोजन का महत्व। प्रकाश संयोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, जहाँ जहाँ पे लाइटिंग की जाती है शूटिंग के दौरान,
और पात्रों को इस तरीके से दिखाया जाता है कि उनके जो भी मनोभाव है, जो भी उनके मनोभाव की जो गहराइयाँ हैं, उसको काफ़ी सुंदरता से निखारा जाता है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। जब मूवी की शूटिंग होती है तो उस समय में लाइटिंग काफ़ी सारे लगाई जाती हैं, जितना लोगों को दिखाना है। जो अलग अलग तरीके की लाइटिंग होती है, यहाँ पे सारी लाइटिंग के नाम दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि इससे क्या होता है, प्रकाश संयोजन के द्वारा जो पात्र वगैरह हैं उसको और ज़्यादा क्या प्रभावशाली बनाता है। जो प्रकाश है, जो लाइटिंग वगैरह लगती है, क्योंकि जब वो शूट के दौरान जब उसको लगाया जाता है तो ये तय किया जाता है कि वो कहाँ पे लगेगा, कितनी पीछे का बैकग्राउंड हमें दिखाना है, कितना नहीं दिखाना है। ये सारी चीज़ जो है तय कर ली जाती हैं पहले कैमरे में क्या क्या चीज़ें आनी हैं, है ना। जहाँ जहाँ पे लाइटिंग लगाई गई है, जिसको चीज़ों को सुंदर दिखाया गया है, वो सारी चीज़ें कैमरे के अंदर शूट कर ली जाती हैं और वही दर्शकों के सामने उसको पेश किया जाता है। जब मूवी पूरी शूट हो जाती है, वो सबको एक मर्ज कर और वो पूरी फिल्म बन जाती है, एक पूरी मूवी बन जाती है ना। किसी भी शॉट में क्या दिखाना है, यानी जो एक शॉट लिया जाता है, एक छोटे छोटे शॉट लिए जाते हैं। पूरी मूवी एक साथ जो 3 घंटे की बनती है, 3 घंटे 4 घंटे लगातार उसको शूट नहीं किया जाता। हर जगह का अलग अलग छोटा छोटा शॉट लिए जाते हैं अलग अलग जगह पे जाकर, और उस जगह पे हमें लाइटिंग करनी है, पीछे का कितना दिखाना है, अगल बगल का कितना दिखाना है, वहाँ पे लाइटिंग करी जाती है। उसके बाद कैमरे के द्वारा वहाँ पे शूटिंग की जाती है। ठीक है, कितना दिखेगा और कैसे दिखे ये प्रकाश संयोजन पर ही निर्भर करता है। यानी वो पीछे का बैकग्राउंड, यानी जो भी पात्रों को छोड़कर जो बाकी सारी चीज़ें जो दिख रही हैं फिल्म के अंदर, वो कैसे दिखेंगी वो भी किस पर निर्भर करता है, जो वहाँ की लाइटिंग किस तरीके से सेट की गई है। यानी प्रकाश संयोजन से ये भी तय होता है कि कभी आप देखते हो कि मूवी के अंदर रात हो रही है, कभी सुबह हो रही है, तो शॉट के टाइम वो लोग इंतज़ार थोड़ी करते हैं कि हाँ अब जब रात होगी जब हम शूट करने जाएंगे, जब सुबह होगी जब दोबारा शूट करने जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो सारा कमाल लाइटिंग का होता है कि वो सुबह में ही रात कर सकते हैं और रात के अंदर सुबह बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके की लाइटिंग को सेट करा जाता है कि वो कभी भी कोई सा भी समय ला सकते हैं लाइटिंग के द्वारा ही। ठीक है, जो गुरुदत्त हैं, एक निर्देशक हैं, उनकी जितनी भी मूवी रही है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है प्रकाश संयोजन के मामले में। ठीक है, और जो फिल्मी स्कूल होते हैं, प्रकाश संयोजन के बारे में जब भी वो पढ़ाते हैं तो उसके अंदर पढ़ाने के दौरान वो गुरुदत्त की जितनी भी फिल्में वगैरह हैं उसको ज़रूर पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में उस चीज़ पे ज़्यादा आप कह सकते हो महत्व दिया गया है, बल दिया गया है और काफ़ी सुंदर तरीके से उनको निखारा गया है। लाइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए एक मूवी के अंदर, वो उन्होंने अपनी मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया है। तो जब भी स्कूल वगैरह में जो फिल्मी स्कूल होते हैं वहाँ पर जब भी पढ़ाया जाता है तो उनकी मूवीज़ को दिखाया जाता है। आगे हमारा है सिनेमाई भाषा में पार्श्व ध्वनि संयोजन। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा होता है बैकग्राउंड साउंड। बैकग्राउंड साउंड का मतलब ये होता है, जैसे अगर आप कोई मूवी देखते हो उसके अंदर आप देखते हो कि अगर कोई चीज़ किसी से छूट गई है हाथ से, तो वो जब ज़मीन पर गिरती है तो उसका एक साउंड निकल कर आता है। तो वो साउंड आप देखोगे कि वो कैमरे में उसी टाइम कैप्चर नहीं हुआ होता है, वो बैकग्राउंड साउंड है। जब वो शॉट जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो जो अलग से साउंड लेके उसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई बर्तन धो रहा है जैसे अलग उसका साउंड होगा, कोई चिल्ला रहा है उसका अलग साउंड होगा, कोई चीज़ गिर रही है, पानी के टपकने की अलग साउंड होगा, पानी बहने का अलग साउंड होगा, है ना। सबका अलग अलग साउंड होता है जैसे हम जानते हैं। तो उन सब साउंड को क्या करा जाता है, यानी उस फिल्म के अंदर बाद में जोड़ा जाता है, ताकि वो इन दोनों का महत्व यही है, चाहे प्रकाश संयोजन हो गया चाहे हमारा बैकग्राउंड साउंड हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, जो मूवी है उसको एकदम रियलिस्टिक बना देते हैं। यानी ऐसा लगता है कि वो सब कुछ असली में हो रहा है और ऐसा दर्शकों को पता भी नहीं चल पाता है। ये जो साउंड है वो बाद में लगाया गया, ये हमें पता ही नहीं चल पाता। ऐसा लगता है कि उसी टाइम वो सारी चीज़ें हो रही हैं और साउंड उसी टाइम निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पर यही बैकग्राउंड साउंड में यही बताया गया है कि जो बैकग्राउंड जो साउंड आता है हमारा वो बाद में लगाया जाता है। कई बार शॉट लेते समय आवाज़ जो है स्पष्ट नहीं आ पाती है कैमरे के अंदर। ठीक है, तो जब भी क्या करा जाता है, उस नकली चीज़ों के ज़रिए उसमें वो रिकॉर्ड करा जाता है उस साउंड को और फिर बाद में जाके उसको लगा दिया जाता है। और इसका महत्व को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी के वजह से हमें क्या लगता है कि हाँ वो सब कुछ असली में हो रहा है। ठीक है, हम उस चीज़ को फील कर पाते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ से भी कोई चीज़ गिरती है तो उसमें से आवाज़ ज़रूर आती है। अगर हम बर्तन धो रहे हैं या बर्तन पटक रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके की साउंड होती हैं, है ना, ध्वनि होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर मूवीज़ में नहीं दिखाई जाएंगी तो हम उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा ये सब
चीज़ नकली है। इसी वजह से मूवी के अंदर इस तरीके की साउंड, इस तरीके की लाइटिंग करी जाती है ताकि लोगों को वो रियल लगे, असली लगे, ठीक है, और उसको हम अपने आप से कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। और लाइटिंग की वजह से ऐसा भी होता है, जो जितने भी पात्र होते हैं मूवी के अंदर, वो जो काम करने वाले होते हैं, उनका जो अभिनय है वो हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, उनका रियलिस्टिक फेस हमारे सामने आ पाता है, उनके हाव भाव को हम बहुत अच्छे तरीके से देख पाते हैं, और साउंड की वजह से ऐसा लगता है हमें कि मूवी के अंदर असली में हो रहा है सब कुछ, और एकदम हम अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यही सारी बातें लिखेंगे शॉर्ट के दौरान कैसे कैसे जो है रियलिस्टिक बनाने के लिए मूवी को, साउंड को उसके अंदर जोड़ा जाता है, बाद में रिकॉर्ड करके उसको अंदर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। साउंड और जो हमारा प्रकाश संयोजन है, लाइटिंग जो है, उसका क्या महत्व होता है, इसको आप इजीली अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख सकते हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, सिनेमा निर्माण में कैमरे की भूमिका एवं महत्व का प्रतिपादन कीजिए। हमें ये बताना है जो सिनेमा का जो निर्माण होता है, हमारी कोई भी जो मूवी बनती है, उसके अंदर जो कैमरा जो होता है हमारा, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या रोल है, उसका महत्व क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो पूरा जो हमारे सिनेमा है वो कैमरे के बिना अधूरा है, क्योंकि अगर कहानी लिख दी गई है और हीरो हीरोइन जो भी एक्टर एक्ट्रेस जो होती हैं उनको चुन लिया गया है और उनसे अभिनय भी करवा लिया गया है, ठीक है, बट उसको शूट किससे किया जाएगा, वो तो सिर्फ कैमरे से ही हो सकता है ना, और किसी से नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा जो पूरा जो सिनेमा है वो कैमरे के बिना क्या है, अधूरा है। इसलिए कैमरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मूवी को शूट करने में। जो कुछ भी देखते हैं सिनेमा के अंदर, फिल्म के अंदर जो भी हम देखते हैं वो सब कुछ कैमरे के द्वारा ही दिखाया जाता है। मूवी के अंदर जो जितने भी हम शॉट यानी जितनी भी हम सीन वगैरह देखते हैं, वो सारे दृश्य, जितने भी दृश्य होते हैं, वो कौन निर्माण करता है, वो कैमरे के द्वारा निर्माण किए जाते हैं। कैमरे की भूमिका क्या है, जैसे व्यक्तित्व गढ़ने में कैसे है, जैसे कैमरे से अगर किसी पात्र को दिखाया जा रहा है, फोकस करके उसके चरित्र को दिखाया जा रहा है, तो उस पूरे कैमरे के अंदर एक वही पात्र यानी एक वही हीरो, जैसे समझ लो आप, हीरो को काफ़ी ज़्यादा फोकस करके दिखाया जा रहा है कैमरे से, तो उसका जो चरित्र है वो काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया जाएगा, तो उसकी जो छाप है सभी दर्शकों के मन में छप जाएगी। परिवेश का वर्णन करने में, परिवेश यानी जो भी वातावरण दिखाया जाता है कैमरे के वजह से, वो बहुत ज़्यादा सुंदर निखर कर आता है ना। भावों की अभिव्यक्ति, हीरो हीरोइन जितने भी होते हैं, एक्टर वगैरह, वो जो भी नाटक कर रहे हैं, वो जो अभिनय कर रहे हैं, उनके फेस पर जो भी हाव भाव आते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करना किसका काम होता है, कैमरे का काम होता है। ये पूरी भूमिका कौन निभा रहा होता है, कैमरा हमारी पूरी भूमिका को निभा रहा होता है। सौंदर्य निरूपण में क्या होता है, जितनी भी मूवी के अंदर जो भी वस्तु होती है या कोई व्यक्ति होता है, उनकी सुंदरता को और अच्छी तरीके से निखारने में, दिखाने में, और उसको लोगों के सामने इस तरीके से पेश करना कि लोगों के मन में वो जो छाप है वो एकदम गड़ जाए। तो काम कौन करता है, कैमरा करता है। उत्सुकता पैदा करने में जैसे क्या यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, अगर कभी हीरो की एंट्री होती है तो वो कैमरा जो है सबसे पहले जूते पे फोकस करता है, देन उसके कदमों को दिखाता है, उसकी हलचल को दिखाता है, उसके बाद उसके फेस को दिखाता है। इस तरीके से हीरो की एंट्री होती है। तो जब तक वो जूते और उसके कदमों की हलचल को जब तक वो दिखाया जा रहा है कैमरे के द्वारा, और लोगों के मन में, जो दर्शक हैं उनके मन में क्या हो जाती है, उत्सुकता पैदा हो जाती है कि कौन होगा हीरो, कैसा होगा हीरो, ये सारी चीज़ों की जो है उत्सुकता पैदा हो जाती है। तो वो कौन करता है उत्सुकता पैदा, कैमरा इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाता है। दर्शकों के मन में यानी दर्शकों के भीतर उत्सुकता पैदा करने में कैमरा एक अहम भूमिका निभाता है। आगे हमारा है सिनेमा में कैमरा के शॉट। अब अलग अलग तरीके से कैमरे के द्वारा शॉट लिए जाते हैं मूवीज़ के अंदर, और वो किस किस तरीके के होते हैं शॉट, उसको देखते हैं हम। पहले होता है हमारा, सबसे पहला है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में क्या होता है कि बहुत दूर से वो शॉट को लिया जाता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही दिखाया जाता है जो आसपास का जितना वातावरण है उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। हीरो हीरोइन को बहुत कम दिखाया जाता है उसके अंदर, उनके सिर्फ एक्शन वगैरह को काफ़ी दूर से दिखाया जाता है। लॉन्ग शॉट के अंदर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, इसके अंदर अच्छी तरीके से साफ साफ जितने भी एक्शन वगैरह हो रहे हैं वो पूरे अधिक स्पष्ट तरीके से हम उसको देख पाते हैं, इसके अंदर स्पष्ट तरीके से नहीं देख पाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, क्लोजअप शॉट। क्लोजअप शॉट में क्या होता है, किसी भी वस्तु या किसी भी पात्र को बहुत
करीब से दिखाया जाता है, क्लोजअप तरीके से उनका शॉट लिया जा रहा है, तो वो होता है हमारा क्लोजअप शॉट। तो इन सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अंदर रीड आउट कर सकते हो इस नोट्स को परचेज कर कर, ठीक है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एक्सट्रीम क्लोजअप, यानी एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा क्लोजअप से किसी भी वस्तु या किसी भी पात्र को दिखाना, ठीक है, उसके भावों को दिखाना, उसकी हलचल को दिखाना, किसी वस्तु को दिखाना, वो क्या होता है हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। मिड क्लोजअप यानी मतलब ना ज़्यादा पास से ना ज़्यादा दूर से, वो होता है हमारा मिड क्लोजअप शॉट। एंड जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है हमारा मिड शॉट। जो हमारा मिड शॉट में क्या होता है, कुछ हिस्सों को और अधिक विस्तार से दिखाया जाता है। इसके अंदर होता है कि मिड शॉट और क्लोजअप भी है साथ साथ में, सिर्फ ये मिड शॉट है। इसके अंदर किसी भी हिस्से को बहुत विस्तार तरीके से दिखाना होता है। अगर मूवी के अंदर कोई भी एक ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिड शॉट कहेंगे। उसकी सुंदरता को विस्तार तरीके से कैमरे के द्वारा दिखाया जा रहा है, जिससे दर्शक को क्या है उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेवंथ पॉइंट क्या है हमारा, वाइड शॉट। इस शॉट के अंदर क्या होता है, जो हीरो है या कोई भी हीरोइन है उसको पूरा उस कैमरे के अंदर फिट कर दिया जाता है, यानी जो वो पूरा जितना भी फ्रेम होता है हमारा उसके अंदर पूरी तरीके से वो फिट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही दिखते हैं, पूरा वाइड शॉट लिया जाता है उनका, ठीक है। फ्रेम में पैर और सिर के ऊपर बिल्कुल भी जगह खाली ना हो, उस शॉट को हम क्या कहते हैं, वाइड शॉट कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ जो पात्र है सिर्फ वही दिख रहा है, साइड का और कुछ भी दृश्य हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ वही मेन फोकस करके दिखाया जाता है। वेरी वाइड शॉट में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइड करके दिखाया जाता है, यानी कोई भी एक हिस्सा कह लो हमारे शरीर का उसको दिखाया जाता है। एट्थ पॉइंट क्या है हमारा, वेरी वाइड शॉट। वेरी वाइड शॉट के अंदर क्या होता है हमारा, जो पात्र है उसको भी पूरा फ्रेम में कवर करा जा रहा है, और जो आसपास की जो भी पूरा जितना वातावरण है उसको ज़्यादा दिखाने में फोकस करा जाता है, यानी उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है कि उसको आसपास का जो वातावरण है उसको ज़्यादा दिखाया जाता है। इस तरीके से हमारे ये क्या है, 8 प्रकार के हमारे कैमरे के शॉट हो गए, और कैमरे की क्या भूमिका होती है वो हमने देखा, ठीक है। सिनेमा के अंदर कैमरे की क्या भूमिका, किस तरीके से अपना पूरा रोल को निभाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है, फॉर्मेट वाइज दिया गया है आपको, आप इजीली तरीके से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उल्लेख कीजिए तथा वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में क्या बदलाव आए हमें उसको बताना है। जैसे हम सभी जानते हैं, जो हमारा सिनेमा की जो शुरुआत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी विकास की वजह से ही हो पाई है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो सिनेमा भी नहीं होता। क्योंकि सिनेमा ही की शुरुआत किससे हुई है, तकनीकी की वजह से हुई है। जब 20वीं शताब्दी के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसके बाद अलग अलग तकनीकी विकास देखने को मिले, और उन सभी तकनीकी विकास के वजह से सिनेमा के क्षेत्र में भी कई सारे बदलाव आए। अलग अलग टेक्नोलॉजी की वजह से सिनेमा के क्षेत्र में नए नए बदलाव आते चले गए हर समय में, और उन सभी तकनीक ने क्या करा, सिनेमा में अलग अलग रूप में योगदान दिया, अलग अलग तरीके से सिनेमा के क्षेत्र में योगदान दिया और उसका विकास भी करा। जब शुरू में जितनी भी मूवीज़ वगैरह बना करती थी तो उस समय में भी तकनीक का प्रयोग किया जाता था, बट इतना नहीं किया जाता था कि पूरी की पूरी फिल्म जो है तकनीकी के ऊपर निर्भर हो जाए। सिर्फ उतना यूज़ करा जाता था कि अच्छी खासी मूवी एक बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिल्में तकनीकी से जुड़ी होकर भी तकनीकी पर निर्भर नहीं थी। मतलब फिल्में जो है तकनीकी की वजह से बन तो रही थी, बट पूरी तरीके से निर्भर नहीं थी। जैसे आज के समय में क्या है कि जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनती हैं वो पूरी तरीके से निर्भर होती हैं किसके ऊपर, तकनीकी के ऊपर, यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो नई नई तरीके की अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है उसके द्वारा ही मूवीज़ को बनाया जाता है, ठीक है। पहले के समय में जितनी भी मूवीज़ बनती थी उसके अंदर ज़्यादातर प्रयोग जो है इंसानों द्वारा होता था। जो काम इंसान कर सकते हैं वो इंसान करते ही करते थे, ठीक है, चाहे मूवी बनने में सालों लग जाएं। इसलिए पहले के समय में जो मूवीज़ होती थी वो बहुत सालों में आती थी एक बार। आज के समय में एक साल के अंदर पता नहीं कितनी मूवी आती है और हमें पता भी नहीं चलता कि मूवी आई भी है और चली भी गई है, ठीक है। लेकिन उस समय में एक मूवी आती थी और लोग उसको हॉल में देखने जाया करते थे बड़े चाव के साथ, है ना, और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत की जाती थी। एक एक गाने की शूटिंग जो होती थी वो बहुत मेहनत के बाद शूट हो पाती थी, पूरी मूवी में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती थी। लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई
यही है कि मूवीज जो है काफी जल्दी बन जाती हैं और उसके अंदर अलग अलग एनिमेशन लगाए जाते हैं ताकि और मूवी क्या बन पाए, अच्छी लगे लोगों को। और जो फाइटिंग वगैरह दिखाई जाती है, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिखाई जाते हैं मूवीज़ में, आग लगना, ये बाढ़ आना, ये सारी चीज़ें एक एनिमेशन का ही कमाल है, जो हम कह सकते हैं जो सच नहीं है। जो वहाँ पे जैसे हमें लगता है ना कि सच्ची की बाढ़ आ गई है, सच्ची की आग लग गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो सब क्या है, झूठ होता है, मतलब भ्रमित होता है वो। जो हमें क्या लगता है मूवी के अंदर वो रियल है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सारा किसका कमाल होता है, टेक्नोलॉजी का कमाल होता है कि वो सारी चीज़ें हमें रियल लगने लग जाती हैं जो भी मूवी के अंदर हो रहा होता है। जैसे किसी भी मनुष्य को बहुत जल्दी मूवी के अंदर दौड़ाना है तो वो सारा कमाल कौन कर देता था, टेक्नोलॉजी कर देती थी। ठीक है, सारा सब कुछ टेक्नोलॉजी के द्वारा हो जाया करता था। स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहानी और संवेदना शून्य हो गई। आजकल क्या हो गया, आज के समय में, आधुनिक समय में, कि जो स्पेशल इफेक्ट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है पूरी तरीके जो कहानी है वो शून्य होती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ हमें उसके अंदर टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है, एनिमेशन ही देखने को मिलते हैं। स्टोरीज वगैरह जो है इतनी खास नहीं होती है कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसके अंदर इतनी एनिमेशन होते हैं, इतनी फाइटिंग होती है कि लोग सिर्फ और सिर्फ उसी को देखते हैं। उसमें कोई कहानी का इतना बड़ा कोई तुक नहीं बनता है कि लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। बाहुबली जैसी फिल्मों में तो पूरी तरह से तकनीकी पर ही निर्भर है। जो बाहुबली जो मूवी है, साउथ की हिंदी में भी डब करा गया है, तो उस मूवी के अंदर जो भी पूरा एक महल दिखाया गया है या शिव जी को उठाते हुए दिखाया गया है, ये जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं उसके अंदर, वो सारी क्या है, आप कह सकते हो बनावटी हैं। वो सब कुछ क्या है, फेक है, रियल कुछ भी नहीं है उस मूवी के अंदर। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ किसका कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है, हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो आप इजीली अपने आप बनाकर आराम से लिख सकते हो। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब क्या है, मूवीज़ क्या है, अलग अलग और डिवाइस से भी शूट होने लग गई। जैसे फ़ोन से भी हम एक छोटी सी मूवीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। फ़ोन जो हम देखते हैं हर किसी के पास है। वीडियोज़ बनाना, यूट्यूब पर डालना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से ही आई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम अपना। राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन की जितनी भी मूवीज़ बनाई हैं, उनका जितना भी निर्माण करा है, वो सारी मूवीज़ क्या हैं, तकनीकी पे आधारित हैं। जैसे ऋतिक रोशन की काफ़ी सारी जो मूवी है, क्रिश वगैरह, वो सारी मूवी किस पे आधारित है, हमारी तकनीकी पे आधारित है। उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सब हम कह सकते हैं रियल में नहीं हो सकता है। वो सब कुछ चीज़ें क्या है, एक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की वजह से हमें देखने को मिलती हैं। तकनीकी के अधिक प्रभाव से फिल्म की जो मूल आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। जो उसकी मूल आत्मा यानी जो कहानी को दिखाना है, लोगों को जो समझाना है, लोग अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मूवी से, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है मूवी को लेकर। लेकिन बिना तकनीकी के ज्ञान और विज्ञान के नए संदर्भ और साधन को दिखाना भी कठिन है। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये अच्छी बात भी है कि तकनीकी को लेकर साथ में उसको, उस पूरे संदर्भ को, उस पूरे ज्ञान और विज्ञान को, उस पूरे साधन को लोगों को दिखाना भी एक कठिन कार्य है, और जो कि फिल्म निर्देशक जो है वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, एनिमेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार की जो है दृष्टि, जो भी हमें दिखाया जाता है मूवी के अंदर, जो भी दृश्य दिखाया जाता है वो क्या होता है, एक भ्रमित दृश्य होता है, वो हमें भ्रम कर रहा है। ठीक है, यानी वो रियल नहीं है, वो मतलब फेक है हम कह सकते हैं। तो एनिमेशन के द्वारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये एनिमेशन वगैरह ये सब कुछ किसके वजह से आया, हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से आया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वैश्वीकरण के बाद सिनेमा में बदलाव। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, जो पूरा जो विश्व है उन सभी की अर्थव्यवस्था जो है एक दूसरे से जुड़ जाए। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, जितनी भी मूवीज़ अलग अलग कल्चर्स में बनाई जाती हैं वो दूसरे कल्चर में भी डब करके दिखाई जाती हैं, है ना। और हमारे कल्चर को और जगह भी देखा जा सकता है, उनके कल्चर को हम अपने देश के अंदर देख सकते हैं। तो इस तरीके से वैश्वीकरण की वजह से कई सारे नए बदलावों को हमने देखा है। और वैश्वीकरण के बाद क्या हुआ है, अलग अलग जो सिनेमा की जो विषयवर कोटियाँ थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। उसमें भी हमें क्या देखने को मिला है, जो अपराध है, अपराध पे आधारित जो फिल्में हैं उस पे ज़्यादा इर्द गिर्द घूमने लग गई हैं। अपराध आधारित फिल्म जैसे कि ड्रग्स केस को लेकर हो गया, जो भी बुरे काम किए जाते हैं, अपराधी जो काम है, उन विषयों को लेकर क्या है अब मूवीज़ को बनाया जाने लग गया है। तो ये क्वेश्चन आप इजीली बनाकर लिख सकते हो। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, सिनेमा में गीतों का क्या महत्व है। आइटम गीत का प्रयोग जो है समाज को कैसे प्रभावित करता है, ये हमें बताना है। आइटम गीत यानी जो हमारे आइटम सॉन्ग होते हैं वो। सिनेमा के अंदर जो गीतों का जो महत्व है सदियों से चलता आ रहा है, क्योंकि गीतों को सुनने से क्या होता है, हमारे मन को खुशी मिलती है, उससे हमें आनंद मिलता है और
उत्साह भी मिलता है और हमारे समय का सदुपयोग भी होता है। क्यों? जब हम किसी भी गीत को सुनते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उससे हमें रिलैक्स मिलता है और वो समय हमें ऐसा लगता है कि हाँ, मज़ा ही आ गया एकदम गाने-वाने सुनकर हमें, है ना? गाने जो हैं फ़िल्म से पहले ही रिलीज़ हो जाते हैं। जितने भी मूवीज़ हैं, उन मूवीज़ के रिलीज़ होने से पहले ही उनके सॉन्ग्स को रिलीज़ कर दिया जाता है और जितना ज़्यादा उन सॉन्ग्स को पसंद करा जाता है, उतने ही ज़्यादा दर्शक जो है उस मूवी को देखने भी जाते हैं बड़े चाव से, है ना? क्योंकि जो मूवी को प्रसिद्ध बनाने में उनके गानों का, यानी जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, जो गीत होते हैं, उसकी प्रसिद्धि में काफ़ी बड़ा योगदान आप कह सकते हो देते हैं। अगर गाने अच्छे नहीं होते हैं, लोगों को पसंद नहीं आते हैं, तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो मूवी जो है ज़्यादा चल पाए। अगर गाने अच्छे हैं उस मूवी के, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वो मूवी भी काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट जाती है हमारी। गीतों का महत्व अब देखते हैं हम अपना। भारतीय समाज में गीतों का जो है स्थायी महत्व है, यानी शुरू से ही स्टेबल तरीके से इसका महत्व रहा है हमेशा से ही। संगीत भारतीय समाज की आत्मा है। जो संगीत है वो शुरू से ही भारतीय संस्कृति की, आप कह सकते हो, एक आत्मा के रूप में काम कर रही है। गीत और संगीत का आधार वेदों को ही माना जाता है, यानी जो गीत और संगीत जो है हमारा, उसका जो मेन आधार है हम कह सकते हैं वो हमारे वेद पुराण वगैरह हैं। और जितने भी हमारे बड़े बड़े कवि रहे हैं, वो जितनी भी रचना वगैरह अपनी करते थे, पद वगैरह लिखा करते थे, वो गीतों के माध्यम से ही व्यक्त करते थे। जब उनको उनके पद, उनकी रचनाओं को पढ़ा जाता था, तो वो गीत के माध्यम से, यानी उसको गा कर ही पढ़ा जाता था। ये सिंपल जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी, वैसे नहीं, उनके रचनाओं को, उनको, उनके जितने भी पद हैं उनको गा कर क्या करा जाता था, व्यक्त करा जाता था। यानी जो गीत का जो महत्व है स्टार्टिंग से ही रहा है, हम देख सकते हैं। सो आगे देखते हैं हम अपना। मूक फिल्मों के बाद जब बोलती हुई फिल्में बननी शुरू हुई, तब क्या हुआ, कहानी के हिसाब से ही फिल्मों में गीतों का जो प्रचलन है वो बढ़ता चला गया। ये कहानी के हिसाब से ही क्या है, गीतों को उसके अंदर डाला जाता था। जो हमारी हीर और रांझा फिल्म है, उसके अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितने भी गीत हैं, वो उसकी कहानी के हिसाब से ही बनाए गए हैं। ठीक है। और हमने कई बार ये भी देखा है कि गीतों के द्वारा ही, यानी एक फिल्म के अंदर कोई सॉन्ग चल रहा है, कोई गीत चल रहा है, उसके माध्यम से ही उसकी पूरी कहानी को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कई सालों बाद दिखा दिया जाता है गाने के अंदर ही अंदर। 90 के दशक में आशिकी फिल्म को म्यूजिक हिट कहा गया। 90 के दशक में मूवी आई थी हमारी आशिकी। इस फिल्म के अंदर जितने भी सॉन्ग थे वो सुपर हिट माने गए, क्योंकि इस मूवी के अंदर जितने भी गाने थे वो आज भी काफ़ी ज़्यादा सुने जाते हैं, गाए जाते हैं हर जगह पर। ठीक है, कहानी जो थी इसकी बिल्कुल सामान्य थी, इतनी खास स्टोरी नहीं थी, बट इसके सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुए उस समय में। पर्सनली मुझे भी इस फिल्म के जितने भी सॉन्ग हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किस तरीके के सॉन्ग पसंद हैं। आगे देखते हैं अपना। 80 और 90 के दशक में फिल्मी गीतों का स्वरूप तेज़ी से बदला। यानी जो 80 और 90 के दशक में जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनी, उसके अंदर गीतों का जो स्वरूप है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता चला गया। ठीक है, पहले क्या होता था कि जिस तरीके की कहानी है उस हिसाब से हमारी जो पूरी जो गीत हैं वो बनाए जाते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि गाने चेंज होने लगे, गाने का जो स्वरूप है वो बदलने लग गया था। हमारा आइटम गीत आने लग गए थे। अब नया प्रचलन क्या आया, हमारा आइटम सॉन्ग का प्रचलन आया। इसके वजह से क्या हुआ, समाज पर अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े। आइटम सॉन्ग में आप कौन कौन से सॉन्ग ले सकते हो, जैसे आप मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी हो गया हमारा, साकी साकी, है गर्मी, ये सारे सॉन्ग क्या है, हमारे आइटम सॉन्ग हैं। और इन सभी सॉन्ग जो जितने भी गीत हैं वो हमारे समाज पे एक बुरा, आप कह सकते हो, प्रभाव डालती हैं। सुनने में तो अच्छे लगते हैं, बट कई कारणों से इसको समाज के लिए बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कई लोगों को लत लग जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा सुनना अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, आइटम जितने भी गीत होते हैं, हमारे आइटम सॉन्ग जितने भी होते हैं, वो दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिल्म में जबरन डाला जाता है। यानी जबरन यानी ज़बरदस्ती डाला जाता है। उस पूरे आइटम सॉन्ग का पूरी मूवी से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी उसकी जो भी कहानी है इस मूवी की, फिल्म की, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो उससे जुड़ी हुई नहीं होती है। आइटम सॉन्ग जो है वो अलग से ही डाल दिया जाता है उस मूवी के अंदर। आइटम गीत का समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के लिए खतरा मानी गई है, क्योंकि ये जिस तरीके के सॉन्ग होते हैं वो हमारी संस्कृति को क्या है, धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। वो हमारी संस्कृति के हिसाब से नहीं, ठीक नहीं है, वो हमारी संस्कृति पे नकारात्मक प्रभाव डाल
डाल रहे हैं। समाज में रहने वाले बच्चे फिल्म में होने वाले आइटम गीत को देखकर दोषपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे वगैरह जो सॉन्ग्स को देखते हैं तो उनके माइंड के अंदर दोषपूर्ण कार्य करने के लिए वो उत्सुक हो जाते हैं। अब आप वो समझ सकते हो, आइटम गीत का मानसिक मनोदशा की विकृति कर देता है। जो आइटम सॉन्ग है, मानसिक जो मनोदशा है हमारी, उसकी विकृति कर देता है, यानी उसको आप कह सकते हो खराब कर देता है। कुछ लोगों को आइटम जो सॉन्ग होते हैं उसकी लत लग जाती है, और वह जो है अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो भी चीज़ हम देखते हैं या करते हैं वो सब कुछ हमें एक सीमा में रहकर करना होता है। अगर हम ज़्यादा टीवी देखेंगे वो भी खतरा है, अगर हम बिल्कुल नहीं देखेंगे वो भी खतरा है, ज़्यादा खेलेंगे वो भी खतरा है, बिल्कुल नहीं खेलेंगे वो भी खतरा है। तो हर चीज़ हमें सीमा में रहकर करना होता है। ठीक है, इसलिए हर किसी चीज़ की लत लगा लेना ये बुरी आदत मानी जाती है, और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक हानिकारक होता है। ठीक है, जैसे नशा, शराब वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, खराब चीज़ें हैं। इसकी लत लगना एक बुरी आदत होती है। उसी तरीके से आइटम सॉन्ग की जब लत लग जाती है तो ये भी एक बुरी आदत मानी जाती है। 5th पॉइंट हमारा क्या है, आइटम जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, हमारे गीत होते हैं, वो उसकी जो श्रेणियां हैं वो विभिन्न विभिन्न तरीके की होती हैं। वयस्क आइटम गीत जो होते हैं बच्चों पर जो है बुरा प्रभाव डालती हैं, इसलिए बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता पिता को हमेशा उन पर क्या करना चाहिए, नज़र बनाकर रखनी चाहिए कि वो इस तरीके के गाने ना सुने। 6th पॉइंट हमारा क्या है, आजकल अधिकांश फिल्मों में हमें आइटम जो गीत हैं वो हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। आजकल जितनी भी मूवीज़ बन रही है उसके अंदर आइटम सॉन्ग होते ही हैं, और वो सुपर हिट भी जाते हैं। इस तरीके का अगर आप इस क्वेश्चन का अगर कंक्लूजन लिखते हो, यानी निष्कर्ष लिखते हो, तो आप ये लिख सकते हो, जो सिनेमा के क्षेत्र के अंदर जो गीतों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि कई बार क्या है, हम कहानी को भूल जाते हैं मूवी की, है ना। अगर हमें कई साल हो गए मूवी को देखे हुए तो हम उसकी कहानी को भले भूल जाए, बट उसके सॉन्ग अगर हमने सुना है, अगर हमें अच्छा लगा है उस समय, तो वो सॉन्ग हमें हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सॉन्ग है, यानी जो गीत होता है, उसका बहुत महत्व होता है हमारे सिनेमा के अंदर, यानी फिल्मों के अंदर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कंप्लीट होता है 7th क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर हमारी जो मदर इंडिया मूवी थी उसके बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इस मूवी के अंदर क्या क्या हुआ था, किस पे आधारित थी हमारी पूरी मूवी है, इस मूवी की क्या कहानी रही है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप चाहते हो इस नोट्स में से पढ़ना, रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे रीड नहीं करना, इतना अच्छा नहीं लगता और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे मतलब कि इस मूवी का शॉर्ट में आप निकाल सकते हो कि इस मूवी की पूरी क्या कहानी रही है शॉर्ट में, तो उस पूरी कहानी को आप सुन सकते हो यूट्यूब पे जाकर भी। ठीक है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो बाकी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि इस मूवी की कहानी आखिर थी क्या, और ये मूवी कब आई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जो हमारी मदर इंडिया फिल्म थी वो गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा की कहानी है। ठीक है, ये जो हीरोइन है नरगिस, उस मूवी में उन्होंने राधा का किरदार निभाया है, जो काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और इस पूरी मूवी में वो कैसे अपने बच्चों का, अपने पूरे परिवार का मतलब कि लालन पोषण करती हैं, भरण पोषण करती हैं, ये जो भी उनके सामने मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वो कैसे उसका सामना करती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। ठीक है, मदर इंडिया जो हमारी मूवी थी, भारतीय स्त्री की एक ऐसी तस्वीर को उसने प्रस्तुत किया है जिसे पहले कभी भी नहीं दिखाया गया था हमारे हिंदी सिनेमा के अंदर। ठीक है, जो स्त्री की जिस तरीके की छवि को हमारे को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, इतना परिश्रम करते हुए, इतना स्ट्रगल करते हुए इस मूवी के अंदर दिखाया गया है राधा को, तो ऐसा कभी भी नहीं दिखाया गया था पहले की हिंदी मूवी में। मदर इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जो हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बनाती है। यह फिल्म भारत में फैली सामंती और जमींदारी व्यवस्था की गहराती जड़ को बहुत मार्मिकता से प्रस्तुत करती है। यानी भारत में के अंदर जो सामंती और जो ज़मींदारी जो व्यवस्था चल रही थी उस समय के अंदर समाज के अंदर, और उस वजह से लोगों, जो गरीब परिवार हैं, उनको क्या परेशानियां हो रही थी, क्या समस्याएं हो रही थी, उन सारी चीज़ों को इस मूवी के अंदर काफ़ी सुंदर तरीके से दिखाया गया है। सूद कैसे गरीब की ज़िंदगी में दीमक की तरह लग जाता है,
ठीक है, जो कर्ज अगर कोई गरीब व्यक्ति लेता है किसी से और वो पूरी ज़िंदगी उसका जो सूद है उसको चुकाता ही रह जाता है, वो उसकी पूरी लाइफ टाइम वो दीमक की तरह उसके साथ लग जाता है, जिसे भरने के चक्कर में वह पेट नहीं भर पाते हैं। ठीक है, जिसको वो सूद को ही चुकाते रह जाते हैं और वो अपना पेट को नहीं भर पाते हैं। फिल्म में बखूबी दिखाया गया, ये सारी चीज़ें फिल्म के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई हैं। दुनिया भर को खाना खिलाने वाला अन्नदाता कैसे खाली पेट सोता है, ये भी इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। जो अन्नदाता यानी जो किसान वगैरह होते हैं, वो लोगों को तो खाना खिला रहे हैं बट खुद भूखे पेट सो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, सूद वगैरह की वजह से। आगे क्या है हमारा, फिल्म का नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करता है। यानी जो इस फिल्म का जो हीरो है यानी जो नायक है, वो क्या करता है, अपनी नवविवाहित जो पत्नी है उसके साथ मिलकर खेतों में काम करता है अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए। यानी जो भी उसकी कठिनाइयाँ चल रही हैं उसके जीवन के अंदर, उसको दूर करने के लिए वो ऐसा करता है। खेतों से जब एक बार क्या होता है कि वो खेतों से पत्थर को निकाल रहा होता है जोतने के लिए, जो बीच बीच में पत्थर आते हैं ना, उनको हाथों से निकाल के फेंक रहा होता है। उन पत्थर की वजह से क्या हो जाता है, उनके हाथ कट जाते हैं। जो नायक होता है यानी जो हीरो होता है, उनके क्या होते हैं, वो हाथ कट जाते हैं और वो अपाहिज हो जाते हैं। और यहीं से इस मूवी का पूरा टर्निंग पॉइंट आता है। यानी जब उनके हाथ कट जाते हैं तो अब पूरा जो भार है अब किस पे आ चुका है, अब उनकी पत्नी पे वो पूरा भार आ चुका है। मदर इंडिया भारत की शुरुआती कुछ फिल्मों में से एक है जिसने भारतीय समाज में निर्मित स्त्री की पारंपरिक छवि को तोड़ने से सफलता प्राप्त की। यानी जो स्त्री की शुरू से ही पारंपरिक रूप से जो छवि दिखाई जाती है उसको इस मूवी ने तोड़ दिया। यानी कई फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है स्त्री बहुत नाजुक होती है, स्त्री कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा उस समय में समाज के लोगों द्वारा सोचा जाता था। बट इस मूवी ने क्या करा, इस पूरी छवि को, स्त्री की छवि को पूरी तरीके से तोड़ दिया। ठीक है, मशहूर निर्माता निर्देशक महबूब खान द्वारा निर्देशित मदर इंडिया ने भारत ही नहीं विदेशों में भी क्या पाई, ख्याति पाई। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि पाई। ये मूवी जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई थी, फेमस हुई थी, जो हमारी कौन सी थी, मदर इंडिया मूवी। और इसकी अभिनेत्री कौन थी, हमारी नरगिस थी। राजकुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार जैसे अभिनेताओं के अभिनय से सजी इस फिल्म की कहानी जमींदारी प्रथा और गांव लाला द्वारा कर के रूप में गरीब शोषित का शोषण दिखाता है। यानी इस मूवी में जितने भी एक्टर रहे यहाँ पे वो बताए गए हैं आपको, और इनके द्वारा जो पूरा अभिनय किया गया है इतने सुंदर तरीके से, वो भी बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी कहानी के अंदर, मूवी के अंदर दिखाया गया है। जो पूरी ज़मींदारी प्रथा रही, जो लाला होता है उससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज वगैरह लिया था, जो उसको वो सूद चुकाते चुकाते ही इस पूरे वो गरीबी को ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया कैसे गरीबों का शोषण होता है समाज के अंदर। इसको बहुत ही बखूबी तरीके से निर्देशक महबूब खान ने हमें दिखाया है। आगे हमारा क्या है, जो हमारे महबूब खान हैं उनको आधुनिक विचार से युक्त फिल्मकार माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके के आधुनिक विचारधारा के लोग थे, उसी विचारधारा में इन्होंने जितनी मूवीज़ बनाई वो उसी तरीके की बनाई। यानी स्त्री को इतने प्रबल रूप में, इतने कष्ट करते हुए, इतना स्ट्रगल करते हुए उन्होंने दिखाया कि वो सारे आधुनिक विचार थे हमारे। ठीक है, इसलिए उनको एक क्या माना जाता है, आधुनिक युक्त विचार वाला फिल्मकार माना जाता है। महबूब खान 1940 में औरत फिल्म का निर्माण कर चुके थे। उन्होंने 1940 में एक मूवी बनाई थी औरत। कई लोगों का ये मानना है ये औरत जो मूवी थी, इसी का रिक्रिएट जो है मदर इंडिया मूवी है हमारी। यानी उसको रीमेक करा गया, यानी दोबारा से इसी मूवी को रीमेक करा गया है। किस मूवी को, मदर इंडिया मूवी को। आगे हमारा क्या है, जो राधा का पति होता है, जब उसके हाथ कट जाते हैं, वो जब अपाहिज हो जाते हैं, तो उसके बाद वो क्या होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है उसके पति को, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, अपना पूरा परिवार वगैरह को छोड़कर चले जाते हैं, और पूरे समाज की नज़र अब क्या हो जाती है, राधा पर आ जाती है। उसी तरीके से जो गाँव में जो वो लाला था, उसकी नज़र भी उसकी पत्नी पर आ जाती है। ठीक है, जिससे उन्होंने उधार वगैरह ले रखा था, और वो क्या कहता है उससे कि मैं ये जो पूरा उधार है ना उसको माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक रात सो लो। यानी भोग करना चाहता था वो, उसका भोग का मतलब होता है नहीं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता था। जब जितना भी उसके ऊपर जो भी कर्ज वगैरह है, जितना भी उन्होंने उधार लिया है,
वो उस पूरे उधार को, उस पूरे कर्ज को माफ़ कर देगा अगर राधा उसके साथ एक बार क्या कर ले, फिजिकल रिलेशन बना लेती है तब। पूंजीवाद निर्मम व्यवस्था से डरती नहीं है बल्कि उसका विरोध करती है। लेकिन जो राधा होती है, जो ये पूंजीवादी जो पूरी जो व्यवस्था थी उसका पूरा वो क्या करती है, डट कर सामना करती है, उससे वो डरती नहीं है ना। और उस लाला का भी क्या करती है, अच्छे से सामना करती है, हिम्मत नहीं हारती है और हिम्मत के साथ उसका सामना करती है और उसको अपने पास कभी भी नहीं आने देती है। नरगिस ने इस फिल्म में 2 बेटों की माँ की भूमिका निभाई है, जिसका एक जो बेटा है वो गाँव का सीधा साधा लड़का है, तो दूसरा जो है जीवन की जो इतनी भी कड़वी सच्चाई उसने देखी है उस सबसे वो परिचय है, इसलिए उसका जो स्वभाव क्या है वो थोड़ा जटिल है, यानी वो थोड़ा क्या कह सकते हो, चिड़क्कू सा है, लोगों पे जल्दी गुस्सा हो जाता है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि उसने अपने जीवन के अंदर कई सारी चीज़ें देखी हैं, इसी वजह से। बिरजू शुरू से ही क्रांतिकारी है और राधा का जो छोटा बेटा है वो क्या है, शुरू से क्रांतिकारी है, यानी वो बदलाव लाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी जो माँ है हमेशा खुश रहे और गांव के और भी जो लोग हैं वो भी खुश रहें। जो बचपन से ही उसने जो शोषण को देखा है अपने घर के ऊपर और जो जितने भी जमींदार लोग हैं जो उन्होंने गांव के और भी लोगों के ऊपर जो शोषण करा है, गरीब लोगों के ऊपर, वो उन सब से उनको छुटकारा दिलवाना चाहता है। कंगन को लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता है। जो बिरजू है उसने लाला की जो बेटी होती है उसके हाथ में वो अपनी माँ के कंगन देखता है। जब उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो उसकी माँ के कंगन है और वो उस लाला की बेटी के हाथों में है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो कर्जा नहीं चुका पाती है क्योंकि वो कंगन जो है उसकी माँ से ज़बरदस्ती लिए गए थे, है ना। बिरजू लाला के अत्याचारों के कारण डाकू बन जाता है और आगे चल के क्या होता है, जो बिरजू है वो क्या बन जाता है, डाकू बन जाता है। लाला की बेटी के शादी के दिन क्या वो वहाँ पर जाता है और लाला का सारा बही खाता को वो जला देता है और सब कुछ ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो जितनी भी सारी चीज़ें थी जिसके वजह से वो बार बार उन लोगों से क्या बोलता है कि अभी भी पैसे रह रहे हैं, सूद नहीं चुका है, वो बार बार उन्हीं सारे बही खातों की वजह से उनसे पैसे वसूलता रहता है और वो कभी भी वो पैसा कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है। गरीबों के ऊपर से वो जो शोषण कर रहा है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है। इसी वजह से बिरजू क्या करता है, उसके बही खाते को जला देता है ना। इससे हम ये समझते हैं इस मूवी से जितने भी हमारे गरीब लोग थे गांव के वो बहुत ज़्यादा अशिक्षित थे, जिसके वजह से जो पूंजीवादी लोग थे, जो थोड़े शिक्षित लोग थे, वो गरीब लोगों पे शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और इसी को वो जो है बिरजू जो है वो ख़त्म कर देता है उसकी बेटी की शादी वाले दिन। मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं, यानी इस मूवी में हम अलग अलग तरीके की तकनीकी उपलब्धियों को देख सकते हैं। जैसे इस मूवी के अंदर बाढ़ वगैरह को दिखाया गया है। मूवी के अंदर काफ़ी भारी मात्रा में बाढ़ आ जाती है और सब कुछ ढह जाता है, सबके घर वगैरह, खेत वगैरह सब बर्बाद हो जाता है। तो ये बाढ़ असली में थोड़ी आई थी, वो तो मतलब इतनी टेक्नोलॉजी थी कि उसको दिखाया गया मूवी के अंदर, तो हम कह सकते हैं तो ये क्या है, एक तकनीकी का हम कह सकते हैं छोटा सा दृश्य है इस मूवी के अंदर। बिजली का कड़कना, खेत में हल की जगह इंसान का जुटना, ये सारी चीज़ें जो हम कह सकते हैं तकनीकी की वजह से ही कुछ संभव हो पाया है। 1957 में प्रदर्शित मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक फिल्म भी माना जाता है, यानी इसको एक रीमेक फिल्म माना जाता है, जो औरत मूवी जो है उसकी रीमेक मानी जाती है, ठीक है। और नरगिस, राजकुमार, सुनील दत्त, कन्हैया लाल और राजेंद्र कुमार के संवादों ने संघर्ष और जुझारूपन की इस अमर गाथा को जीवंत कर दिया, यानी इन सभी जितने भी हमारे पात्र रहे उन सभी ने इतनी सुंदर तरीके से अपने डायलॉग्स वगैरह को बोला कि वो सदा के लिए क्या हो गए, अमर हो गए, जीवंत कर दिया उनको हमें सदा के लिए। कभी वो जो जितने भी इसके डायलॉग्स वगैरह वो कभी मर नहीं सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं हो सकते, वो सदा के लिए क्या हो गए, अमर हो गए। तो इस तरीके से इस पूरी मूवी के बारे में हमने देखा और किस किस ने इस मूवी के अंदर काम करा है वो हमने देखा, और ये मूवी का मेन मोटिव क्या था, क्या संदेश था इस मूवी का, वो भी हमने समझ लिया, ठीक है। आई होप ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th, मुगले आजम फिल्म की समीक्षा कीजिए। जैसे अभी हमने 8th क्वेश्चन में मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा करी, उसी तरीके से सेम आपको मुगले आजम मूवी जो है हमारी उसकी समीक्षा करनी है। इसका भी आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर कि क्या क्या इसकी कहानी रही और आप इजीली इसको बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे हमने अभी मदर इंडिया को एक्सप्लेन करा था, क्या कौन से उसके पात्र रहे, क्या उसकी कहानी थी, क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहती थी वो मूवी, और उसी तरीके से जो हमारी मुगले आजम जो फिल्म है वो क्या संदेश देना चाहती है, इसके अंदर क्या कहानी रही है,
वो हम देखते हैं। जो हिंदी सिनेमा की जो सर्वकालिक क्लासिकल फिल्म है, 1960 में भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म बनी जो आज भी पुरानी नहीं लगती। जो हमारी मुगले आजम फिल्म है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी, जो आज तक पुरानी नहीं लगती है। ये फिल्म अपने अभिनय, संगीत एवं अपनी भव्यता के कारण क्या है, दर्शकों द्वारा खूब सराही गई और साथ ही उस समय की सर्वाधिक मुनाफा कमाने वाली फिल्म भी बन गई थी। ठीक है, इस फिल्म के अंदर जो अभिनय हुआ है, जितने संगीत हैं पूरी मूवी में, पूरे टोटल 12 गीत हैं, यानी आप कह सकते हैं इसके अंदर 12 सॉन्ग हैं और सभी सॉन्ग इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं कि लोग आज भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके जितने भी संवाद हैं, जो डायलॉग्स वगैरह इस मूवी के अंदर हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, सराहनीय हैं। और इस मूवी को बनाने में जितना खर्चा आया था उस समय में, उससे पहले इतनी महंगी मूवी कभी भी नहीं बनी थी। तो 15 सालों तक इस मूवी का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो मुगले आजम है अपने आप में एक बहुत बड़ी मूवी मानी जा सकती है उस समय की। मुगले आजम 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है। ठीक है, एक क्या है कि ऐतिहासिक ड्रामा मूवी है, क्योंकि जो इतिहास में हो चुका है उसी को थोड़ा घुमा फिरा कर इस मूवी में हमें दिखाया गया है। इस मूवी के निर्देशक हमारे कौन रहे थे? आसिफ द्वारा इस मूवी को निर्मित किया गया था। पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला, दुर्गा कोटे और दिलीप कुमार इसके क्या रहे, आप कह सकते हो अभिनेता रहे और अभिनेत्री रही। जो मुगल राजकुमार थे सलीम, जो अकबर के बेटे थे, उनको किससे प्रेम हो जाता है? साधारण सी लड़की होती है दरबार में नृत्य करने वाली, जिसका नाम होता है अनारकली, उससे प्रेम हो जाता है। और इन दोनों का जो प्रेम संबंध था वो उनके पिता सलीम के जो पिता थे सम्राट अकबर, उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटे की एक ऐसी वाइफ बने जो एक साधारण सी लड़की है ना, और वो आगे आने वाले मुगल सल्तनत की क्या बने, मलिका बने। इसलिए वो उनको ये पूरा जो रिश्ता था बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। मुगले आजम के निर्माण में किसी भी पिछली भारतीय चलचित्र की तुलना में अधिक लागत आई, यानी जितनी भी पिछली मूवी बनी थी इससे पहले, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खर्चा इसी मूवी में हुआ था। मोहम्मद रफ़ी, शमशाद बेगम और शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खान के साथ प्रवेश गायिका लता मंगेशकर द्वारा आवाज़ दी गई। इस मूवी में टोटल कितने गाने, मैंने आपको शुरू में बताया 12 गाने हैं, और इन सब ने इन गानों को गाया है। अलग अलग इतने बड़े बड़े संगीतकारों ने इन गानों को गाया है। ठीक है, 5 अगस्त 1960 को ये पूरी मूवी जो है रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। इसने भारत में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और अब तक की सबसे बड़ी अधिक कमाई जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी, और जो 15 सालों तक टिकी रही। इसका 15 सालों तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। अब हम इस पूरी मूवी की कहानी को समझते हैं कि क्या क्या इस मूवी में होता है। जो सम्राट अकबर थे उनका कोई पुत्र नहीं था जो उनके बाद इनके जो उत्तराधिकारी बन सके, इसलिए वो क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और वहां पर दुआ करते हैं कि उनको एक औलाद हो जाए, पुत्र, जो उनका क्या बन सके, उत्तराधिकारी बन सके। वह उस तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई, वो क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और कुछ महीनों बाद उनको क्या होता है, एक पुत्र पैदा होता है जो सलीम था। ठीक है, और जो पुत्र जो पैदा हुआ था वो उस पूरी खबर को उनके सामने एक वहाँ की उनकी दासी जो होती हैं अकबर के सामने जाके बोलती हैं, और अकबर क्या करता है, खुशी के मारे उनको एक अंगूठी दे देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत खुशी मिलती है कि अब उनका कोई उत्तराधिकारी आ गया है। इसलिए अकबर क्या करते हैं, उनको भेंट में एक अंगूठी देते हैं और उनसे ये कहते हैं, उनसे वादा करते हैं कि तुम जब भी मुझसे कुछ भी मांगना चाहोगी तुम बस ये अंगूठी दिखा देना और मैं जो तुम मांगोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो उसकी जो दासी होती है जोधाबाई की, वो कहती है ठीक है। अब जब आगे चलकर वो अंगूठी दिखाकर अकबर से कुछ मांगती है, वो क्या मांगती है वो आपको अभी पता चलेगा। उनको जो बेटा होता है वो कौन होता है, प्रिंस सलीम, यानी जो सम्राट सलीम होते हैं। और आगे चलकर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल हो जाते हैं, यानी वो इतनी अय्याशी में रहने लग जाते हैं, चंचल होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा अकड़ालू होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अकबर जो है वो नोट कर रहे थे। इसी वजह से क्या करते हैं, वो उन्हें क्या कर देते हैं, महल से बाहर निकाल देते हैं और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध के मैदानों में भेज देते हैं। और फिर जब वो 14 सालों बाद वापस जब महल में लौटते हैं तो
तो वो पूरे अच्छी तरीके से एक अच्छे सैनिक बन चुके होते हैं। अब फिर उनके स्वागत में काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं, एक नृत्य डांस होता है, जोधा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनकी जो माँ थी। और जो अनारकली जो नाम है वो सम्राट जो अकबर हैं उन्होंने ही अनारकली उनको नाम दिया था ये पूरा, जिसका अर्थ क्या होता है, फूल। सलीम अनारकली से शादी करने की जो विनती है अपने पिता से करते हैं, यानी अकबर से करते हैं, बट वो इस रिश्ते को वो स्वीकार नहीं करते हैं अकबर। जब अनारकली को कैद कर लिया जाता है, जब अकबर उससे एक वचन मांगता है कि मैं तुम्हें इस बात से ही आज़ाद करूँगा जब तुम सलीम को जाकर ये कहोगे कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। प्रेम का जो नाटक करा था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, मलिका बनने के लिए तुमने सलीम से झूठा प्यार करा था। बट अनारकली इस बात से इनकार कर देती है, बट लेकिन इस आगे चलकर वो उस बात पे हामी भर देती है और वो वैसा ही करती है जैसा अकबर ने उससे कहा था। इस बात को सुनकर सलीम को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन कुछ टाइम बाद सलीम को पता चल जाता है कि ये सारी जो साजिश है वो अकबर द्वारा की गई है, ठीक है। और इसी वजह से अकबर और सलीम के बीच में एक युद्ध होता है और उसके अंदर क्या होता है, सलीम हार जाते हैं और जो उनके पिता हैं वो जीत जाते हैं, यानी अकबर जीत जाता है। और इसी वजह से सलीम को क्या, मौत की सज़ा सुनाई जाती है, बट उनको मौत नहीं मिल पाती है किसी कारण से। और अनारकली क्या कहती है, अकबर से ये मांगती है कि उन्हें एक रात के लिए क्या बना दिया जाए, मलिका बना दिया जाए सलीम के लिए। और फिर ऐसा होता है, फिर उनकी बात ये मान ली जाती है और अनारकली को उनके जहाँ पे सलीम रहते थे जिस रूम में, वहाँ पे भेजा जाता है। फिर वो वहाँ पे जाती हैं, फिर से एक सॉन्ग आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक वो फूल लेके जाती हैं जैसा उनसे अकबर ने कहा था कि तुम उसको सलीम को बेहोश कर दोगी और फिर तुम्हें कैद कर लिया जाएगा और सलीम को ऐसा लगेगा कि तुमने ये सारी चीज़ें क्या करी थी, उनके साथ फरेब करा है, यानी उनसे झूठा प्रेम करा था। और वैसे ही अनारकली करती हैं, जब भी सलीम को छोड़ा जाएगा ऐसा उनसे वादा करा गया था, ठीक है। और अनारकली वैसे ही करती हैं, जाती हैं वहाँ पर और फिर उसको सुबह होने से पहले पहले वो उनको एक फूल जो होती है उसके अंदर सुंघा देती है सलीम को। सलीम क्या होते जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और अनारकली को वहाँ से ले जाया जाता है और फिर अनारकली को दीवार के अंदर चुनवाने लग दिया जाता है और बिल्कुल जिंदा, ठीक है। और वहीं पर उनकी माँ आती है। माँ कौन होती है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि अकबर ने एक दासी को अंगूठी दी थी और कहा था जो तुम मुझसे मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, और वही अनारकली की कौन होती है, माँ होती है। फिर जब दीवार में अनारकली को चुनवाया जा रहा होता है, जब वो क्या करती हैं, अकबर से यही मांगती हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, यानी उसको रिहा कर दो, यही आपने मुझसे वादा करा था जब भी मैं कुछ मांगूंगी तुम दोगे। तो अकबर जो है अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते थे, इसलिए वो वैसे ही करते हैं लोगों के सामने। तो वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा दिया है, बट वो क्या करते हैं, पीछे सुरंग के किनारे उन दोनों को क्या कर देते हैं, बाहर भेज देते हैं। और वो फिर उनसे बोलते हैं कि तुम कभी भी अब यहाँ पर नहीं आओगे, गुप्त रास्ते से उन दोनों को भगा देते हैं। और फिर यहीं पे इस मूवी की डी एंड हो जाता है। तो इस तरीके की पूरी हमारी कहानी रही, ठीक है। आई होप आपको मुगले आजम की पूरी कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ये काफ़ी सारे आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको इनको एक्सप्लेन करना है। सो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, हमारा साहित्य और सिनेमा की भाषा में अंतर। अब इसको अगर मैं आपको एक एक करके समझाने लग गई तो काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ कि आपको लिखना कैसे, क्योंकि आपको तो इस नोट्स को परचेज कर लेना है और उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अभी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आप इसको ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। इस नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसको पहले पॉइंट को समझते हैं हम। जो हमारी साहित्य की जो भाषा होती है वो इस तरीके की होती है, वो व्यंग स्वरूप में होती है और जो समाज के अंदर जो इस तरीके की परिस्थितियाँ चल रही हैं वो उसको दर्शाती तो है, लेकिन वो एक उसकी जो भाषा जो होती है वो थोड़ी घुमावदार तरीके से होती है ना, उसको हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं। लेकिन सिनेमा के अंदर जो भाषा होती है उसके अंदर जो संवाद वगैरह होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं, जो आसानी से लोगों को समझ में आ जाए और उसके अंदर इंटरटेन भी किया जाता है, मनोरंजन टाइप उसकी भाषा होती है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हो और आसानी से बना कर लिख सकते हो। सेकंड क्या है हमारा, हिंदी सिनेमा में महिलाओं की बदलती छवि। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अभी कि जब हिंदी सिनेमा की जब शुरुआत हुई थी उस समय में महिलाओं को सिनेमा के अंदर काम करने का अधिकार नहीं था। अधिकार मीन्स मतलब कि वो काम नहीं करती थी, वो अच्छा नहीं समझा जाता था ऐसी महिलाओं को। बट आगे चलकर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सारी जो सोच है वो बदलती गई। अब महिलाएं भी क्या है, सिनेमा के अंदर, फिल्मों के अंदर मेन रोल के रूप में काम करती, अच्छी भूमिका निभाती। महिलाओं को शुरुआत में पहले कमज़ोर और दबी हुई औरत
दिखाया जाता, बट जैसे मदर इंडिया के अंदर एक महिला को एक इतना स्ट्रगल करते हुए दिखाया गया, जिसने अपने पूरे परिवार को पाला। महिला भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। ये सारी जो बदलती हुई छवि हमें आगे देखने को मिलती है सिनेमा के अंदर। शॉट के प्रकार, जब हमने कैमरे की जो भूमिका वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था, उसके अंदर ही पढ़ा था हमने कि शॉट जितने भी होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं अलग अलग। जैसे हमारा क्लोजअप शॉट हो गया, हमारा लॉन्ग शॉट हो गया, वाइड शॉट हो गया। तो अलग अलग प्रकार के हमारे जितने शॉट थे उनको हमने डिस्कस अभी ऊपर ही करा था, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। डबिंग के अंदर हमारा क्या आएगा, शुरुआत में क्या होता था, मूवी जिस भाषा में बना करती थी उसी भाषा में वो चलती रहती थी। बट आजकल क्या होने लगा है कि जैसे अगर मूवी हिंदी में बन रही है तो उस मूवी की डबिंग होगी, इंग्लिश में भी होगी, चाइनीज़ में भी होगी, जापानीज़ में भी होगी। मतलब अलग अलग भाषा के रूप में मूवी को डब करा जाता है ताकि वहाँ के लोग भी इसको देख सकें और पसंद कर सकें। ठीक है। और अगर बाहर कोई मूवीज़ वगैरह बन रही हैं, जैसे हॉलीवुड की जितनी मूवीज़ होती है वो हिंदी में डब होती है और हम उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम उनके कल्चर को भी समझ पाते हैं और वहाँ की स्टोरियाँ भी जान पाते हैं, सामाजिक स्थिति हमें पता चल पाती है। तो डबिंग से ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सिनेमा निर्माण की चुनौतियाँ क्या हैं? सिनेमा निर्माण जब होता है तो उसके अंदर क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? चुनौतियाँ में आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहले निर्देशक के लिए चुनौती होती है कि आखिर फिल्म बनाए किस पर, उसकी कहानी क्या रहे। सबसे पहली चुनौती ये होगी। दूसरी क्या होती है, उसके अंदर पात्र कौन से रहे। अब जब कोई कहानी लिख दी गई है तो उसके अंदर जो जो पात्र लिखे गए हैं उसी के हिसाब से तो हमें हीरो हीरोइन चुनने होंगे। अगर किसी को वो बनाना, राम बनाना है, तो उसका जो फेस होना चाहिए वो बहुत मासूम सा होना चाहिए। उसका चारित्रिक विशेषताएं अलग अलग तरीके की होनी चाहिए। अगर किसी को यमराज बनाना है तो बहुत ज़्यादा बलशाली होना चाहिए, है ना, उसका शरीर उस तरीके का होना चाहिए। तो पात्र जिस तरीके का है, जिस तरीके का उनको नाटक करना है, उसी हिसाब से हमें चुनना होता है हीरो हीरोइन को और जितने भी हमारे साइड रोल वगैरह वाले लोग होते हैं। ठीक है। कहानी वगैरह हो गई और दृश्य क्या रहेगा, कहाँ पे शूटिंग होगी पूरी मूवी की। इस तरीके से अलग अलग चुनौतियाँ जो होती हैं किसी भी सिनेमा के निर्माण करने में आती ही आती हैं। तो ये सारे क्या हो गए, हमारे शॉर्ट नोट्स हो गए, जिसको मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बता दिया और आप एक बार यहाँ पे इसको रीड भी कर सकते हो, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी हमारे 10 क्वेश्चन थे हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जो भी हमारा पूरा सिलेबस था उसको हमने पूरा कवर कर लिया। जिस टाइप से हमारे क्वेश्चंस को पूछा जा सकता था हर यूनिट से, हमने उन सभी क्वेश्चंस को देखा। आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और नोट्स को जरूर परचेस कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।